आओ बच्चों जल्दी हम फास्टली आज एक टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपका है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव का विकास। तो हम फटाफट आते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो टॉपिक है, देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो धीरे धीरे हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम आज जो प्रेजेंट टाइम पे मॉडर्न ह्यूमन है, जो आधुनिक मानव है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसी तरीके से लेंगे। तो देखिए कि प्रथम जीव से लेकर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रथम जीव से लेकर मानव की उत्पत्ति तक जो अभी तक उत्पत्ति हुई है, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। धीरे धीरे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जैसे कल उत्पत्ति हुई और आज पूरा आधुनिक मानव कंप्लीट हो जाए। इसमें समय काल लगता है, कई वर्ष युग लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, कहीं समय लगता है। और इन्हीं से लेकर प्रथम जीव से लेकर मानव की उत्पत्ति का जो समय काल कहलाता है वह इवोल्यूशन कहलाता है। इसका अध्ययन ही इवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कि मानव की उत्पत्ति से लेकर एक उत्पत्ति तक एक लंबी प्रक्रिया है जो कि कैसा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू, एक अत्यंत लंबी प्रक्रिया है जो जीवों के वंश को देखने से पता चलता है। धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या बने, फिर क्या बने, कपी आए, वानर, जैसे हमारे कहते हैं कि बंदर संतान, बंदर हमारे पूर्वज रहे हैं, तो वह कैसे हुआ, उन सभी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि कैसे एक जो आधुनिक मानव है उसका निर्माण होगा, ये जो वर्तमान समय में जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका निर्माण होगा। इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और प्रथम जीव से लेकर उत्पत्ति के जो आधुनिक मानव है वहां तक की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, आपके इवोल्यूशन या जैव विकास कहलाता है। और जो लेकर जैव विकास में यही अध्ययन किया जाता है कि कैसे हम किसी से समानता दर्शाते हैं, कैसे असमानता दर्शाते हैं, सारी चीज जो विवेकतापूर्ण सोचना समझना, अन्य प्राणियों से देखो किस प्रकार से पृथक करती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, हम अपने बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैसे देखिए अलग अलग जीवों में अलग अलग पाया जाता है। अगर हम बात करें मछली वर्ग में तो जलीय जंतु जो होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, अगर पक्षी होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं, और जो हम जैसे मनुष्य होते हैं हमारे अंदर मस्तिष्क पाया जाता है जो हमें सबसे अलग करता है। यही देखिए जलीय जीवों में क्या पाए जाते हैं, क्लोम और पंख पाए जाते हैं, या जो गिल्स और क्या पाई जाती है, फिंक्स पाई जाती है। स्थलीय प्राणियों में घोड़े में देखो, हिरण में देखो पैर पाए जाते हैं, और मस्तिष्क है जो मानव में पाया जाता है जो इसको सोचने समझने की क्षमता उपलब्ध कराता है। अगर मैं बात करूं मानव का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम ही है होमो सेपियंस। और सेपियंस का अर्थ होता है सिंपल सा बुद्धिमान, अर्थात जो सबसे ज्यादा सोचे वही हमारे क्या कहलाता है, होमो सेपियंस, यानी कि बुद्धिमान। इसके अनुसार विशेष प्राकृतिक शक्ति है, मानव का सर्जन किया है। एक ईश्वर ने हमें इस तरीके से निर्मित किया है कि हम सबसे अलग रहें और सबसे भिन्न है, और हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। इसी तरह इसी में हम शारीरिक संरचना के बारे में और हमारी क्रियाओं के बारे में इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करते हैं इवोल्यूशन की। जैसे आगे बढ़ते हैं कि मानव की उत्पत्ति एवं जैव विकास, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि उसका उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखो इसके बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो आया वो था आपके कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक आया, इसने आपको कपी को, वानर को, सबको क्या कर दिया, एक साथ रख दिया, एक साथ स्थान दे दिया गया। लेकिन इसके बाद कौन आया, चार्ल्स डार्विन आया। और चार्ल्स डार्विन जो आया इसने सबको अलग अलग प्रजाति का मानते हुए, लेकिन जिनकी सबकी उत्पत्ति क्या मानी है, इसने इन्होंने मानव, वानर और कपियों को समान पूर्वज से विकास का सुझाव दिया। यानी कि इन्होंने बताया कि आपके जो विकास हुआ है इनका, तीनों का, मानव का, वानर का और कपी का, ये एक ही पूर्वज से माना। ये किसने बताया, चार्ल्स डार्विन ने। और कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि जो है इनको एक साथ रखा, किसको, मानव, वानर और कपी को क्या किया, एक साथ रख दिया। इसके किसने रखा, कैरोलस लीनियस ने। और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इन तीनों की उत्पत्ति का विकास एक साथ बताया कि इन तीनों की जो उत्पत्ति हुई है वह एक साथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखो मानव का उद्भव विकास की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है, जीवाश्मों से प्राप्त होती है। कई पृथ्वी के अंदर हमें ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो मानव की उत्पत्ति को प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मानव की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। तो कई जीवाश्म पृथ्वी के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा जिसमें हमें अस्थियां, जबड़े, खोपड़ियां तथा अन्य भाग हमें प्राप्त हुए हैं, जो जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, और वो मानव की उत्पत्ति को क्या करती है, वह हमें प्रदर्शित करती है। यानी कि वर्तमान जीवों का विकास सरल व अल्प विकसित जीवों के क्रमिक रूपांतरण से हुआ है। जो पृथ्वी पर जीव है वह धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, पहले सरल जीव आए, फिर जटिल जीव आए, और इस तरीके से आगे धीरे धीरे विकास हुआ। और यही नियम ह्यूमन स्पीशीज या मानव जाति के विकास पर भी लागू होता है। जैसे जीवों का विकास हुआ, ऐसे मानवों का भी क्या हुआ, आगे जाके विकास हुआ। अब मानव जाति का वर्गीकरण कैसे किया, ये तो हमने विकास देख लिया कि मानवों का विकास कैसे हुआ, कि पहले जीव जैसे सरल जीव आए, फिर जटिल जीव आए, इस तरीके से जीव परिपक्व जीव हुए, ऐसे मानव का भी धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। अब बात करते हैं हम मानव जाति का विकास, यानी कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मानव जाति का जो वर्गीकरण किया गया है, सिंपल सा है कि मानव किस वर्ग का सदस्य है, मैमेलिया वर्ग का, स्तनधारी वर्ग का सदस्य होता है, और कोडेटा संघ में आता है। क्योंकि हमारे अंदर कशेरुकदंड पाया जाता है तो हम कोडेटा संघ के सदस्य हैं, और हमारे अंदर जब स्तनधारी वर्ग है, क्योंकि हमें मैमेलिया वर्ग में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, इसलिए हमने स्तनधारी संघ में आए। और इसका भी कौन सा गण है, प्राइमेट्स है। यानी कि संघ तो कौन सा हो गया, कोडेटा, वर्ग कौन सा हो गया, स्तनधारी, और गण कौन सा हो गया, प्राइमेट्स। इन सभी की जाति को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है। यानी कि हमें मानव को किस वर्गों में संघ में रखा गया है, कोडेटा में, वर्ग कौन सा, स्तनधारी, और गण कौन सा है, प्राइमेट्स। और इस तरीके से जैव विकास को लगभग हमारे कितना समय हो गया है, 70 से 100 मिलियन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इस तरीके से आपके जीवों का विकास हुआ है, जैव विकास हुआ है। आगे ये पूरा हमारे चार्ट बना रखा है कि कैसे वर्गीकरण किया गया है जो प्राइमेट्स है, क्योंकि प्राइमेट्स जो है यह हमारे गण है, जिसे अलग अलग उपगण में बांटा गया, उपगण को भी आगे जाके समूहों में बांटा गया, और समूह जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। इस तरीके से लास्ट में हमारी जो उत्पत्ति हुई वो रामापिथेकस की हुई, और रामापिथेकस के बाद ही किसका निर्माण हुआ, हमारे मानव का विकास हुआ। तो अंतिम जो वैसे अगर हमारे देखा जाए तो गण तो कौन सा, संघ कौन सा होता है, हमारे कोडेटा, और गण वर्ग कौन सा होता है, यह होता है आपके स्तनधारी, और गण कौन सा होता है, यह होता है प्राइमेट। जिसके कई ये गण है, कई समूह है, लेकिन हमारे को जो काम में लेना है, हमारे को लेना है, यह कौन सा है, रामापिथेकस, और रामापिथेकस के बाद ही हमारी उत्पत्ति को प्रदर्शित किया गया। देखिए मानव के उद्भव का स्थान, यानी कि उसका पैलेस कौन सा है, जहाँ से ओरिजिन हुई है, मानव की जहाँ से ओरिजिन हुआ है वह पैलेस कौन सा है, स्थान कौन सा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कई जीवाश्म हमें पृथ्वी के अंदर से मिले हैं, और वहाँ से हमें मानव के विकास का अवधारणा प्राप्त हुई है। देखिए जीवाश्म द्वारा प्रमाणित होता है कि मानव के पूर्वज कपियों, बद्रों से भी सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप से प्राप्त हुए हैं, यद्यपि कुछ कारणों से मानव का उद्भव एशिया से माना जाता है। एशिया से उद्भव क्यों माना गया है, कई जगह मिले हैं, लेकिन एशिया से ही उद्भव क्यों माना गया है मानव का, तो उसका कारण है क्योंकि यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है यह, सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पूर्ण सभ्यता है, और एशिया की सबसे पहले आने वाली सभ्यता है। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीवाश्म कहाँ से मिले, एशिया से मिले। एशिया में पालतू जंतुओं, फसलीय पादपों की भी उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पालतू जंतु होते हैं, और इस तरह फसलें जो होती है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बात करें और क्या कारण है कि एशिया में सबसे ज़्यादा जीवाश्म मिले, तो जंतु जातियों का क्या होता है, यहाँ पर स्थानांतरण होता है। एक जंतु एक अलग अलग स्थानों से स्थानांतरित होते हैं। और जब मानव जो देखा जाए, जो सबसे पुराना मानव है, उस पुरातन मानव की उत्पत्ति किसके जीवाश्म कहाँ से ढूंढा गया, जावा से ढूंढा गया। तो पुरातन मानव का जो जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जावा से और चीन से प्राप्त हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर किससे प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले जावा से, उसके बाद हमें जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए, चीन से। और ये सब किसके भाग है, एशिया के ही भाग है। इसलिए हम सबसे पहला उत्पत्ति यानी कि जीवाश्म जो सबसे पहले प्राप्त हुआ वो कहाँ से माना गया, वह एशिया से माना गया। कुछ समय एशिया की जलवायु और मानव के उद्भव के लिए अनुकूल थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुकूलन जलवायु भी कहाँ था, एशिया में ही था, और वहीं पे मानव की उत्पत्ति का कारण माना गया है। आगे अगर हम बात करें कि मानव के उद्भव की देख ली उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका समय कैसा था,
अब हम देखेंगे टाइम, यानी कि टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का जो समय काल था वो कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मानव का उद्भव का हमेशा विवादों में रहा है। ये माना गया है कि अलग अलग उत्पत्ति बनाते हैं, कोई कार्बनिक पदार्थ से बताता है, कोई एक कोशिका से बताता है, कोई कहा है कि ऊपर से आए हुए हैं प्रथम जीव, तो अलग अलग उत्पत्तियां बताते हैं। लेकिन ये एक विवाद वाला स्पद रहा है विषय। लेकिन रामापिथेकस की खोज के पहले यह धारणा थी कि मानव का विकास लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है। यानी कितना माना गया है रामापिथेकस, जब तक रामापिथेकस नहीं हुए उससे पहले माना जाता था कि मानव का उद्भव लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है। लेकिन जैसे जैसे रामापिथेकस की खोज हुई उसके बाद माना गया कि मानव का विकास संभवतः 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। पहले 50 लाख माना जाता था, लेकिन रामापिथेकस की खोज के बाद यह माना गया है कि इसका जो जीवन काल है 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि मध्य नूतन युग या अंतिम काल या अति नूतन युग के प्रारंभ से शुरू हुआ। यह अलग अलग नाम है कि उसका शुरुआत कहाँ से हुई, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, या तो मध्य नूतन वर्ग या अंतिम काल या अति नूतन, अंतिम काल को अति नूतन भी बोलते हैं, तो या मीजोसिंस या पेलियोसिंस, ये दो ऐसे काल है जहाँ से मानव की उत्पत्ति को माना जाता है। आगे देखते हैं, ये तो शुरुआत हुई। अब इसके क्या क्या लक्षण है कि मैन इवोल्यूशन क्या है, क्या कैरेक्टर है कि ये जो मानव की उत्पत्ति को धीरे धीरे हम लोग कि किस लक्षण में ये प्रकट होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विकास देखते हैं, विकास के अंतर्गत कुछ विशेष लक्षण मानव की कपियों से अलग रखते थे। माना जाता है हम कपियों के समान है, लेकिन कुछ लक्षण हम समानता भी दर्शाते थे कपियों से, क्योंकि हमारे पूर्वज माने जाते हैं वानर और कपि, तो कुछ तो समानता भी दर्शाते थे, कुछ असमानताएं भी दर्शाते थे। तो उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो प्राथमिकता के आधार पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम कैसे समानता और कैसे असमानता दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें बाइपेंडल, यानी कि हम बात करें द्विपद चलन, यानी कि हमारे पैर जो होते हैं वह हम कपि से बिल्कुल अर्थ है। देखो, एक मानव ही ऐसा जंतु है जो भूमि पर अपने दोनों पैरों की सहायता से चलता है, अर्थात हम कैसे हैं, द्विपदचारी है, दोनों पैरों से हम गति करते हैं, अर्थात हम कैसे हैं, द्विपदचारी है। जबकि आधुनिक कपि जो था वह वृक्षाशयी था, अभी भी वृक्षाशयी है, और वह क्या होता है, उसके जो आगे के पैर है वही आप देखना, कपि जो होता है झुका हुआ होता है, उसके आगे के पैर ही कार्य करते हैं, बाकी वो दोनों पैर नहीं चल सकता। तो देखो ये वृक्षाशयी है। मानव में द्विपद चलन के फलस्वरूप अग्रपाद विभिन्न कार्यों के लिए मुक्त हो गए हैं, जबकि वह वृक्ष पे आधारित है, अभी तक भी झुक के चलता है। तो यह हमें उससे कैसे अलग करता है, क्योंकि हमारे अंदर पैर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सीधे खड़े रहते हैं। आज हम लोग, आप लोग, हम दोनों बात, हम लोग हैं, हम कैसे हैं, हम सीधे खड़े हुए हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कपि झुके हुए होते हैं, नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, तो ये हमारे अंदर उनसे विभिन्नताएं हैं। तो देखो, मानव सीधा चलता है जबकि कपि थोड़ा झुककर चलता है, और यही तुलना परिवर्तन किए जाते हैं। देखो क्या क्या परिवर्तन है इसमें। द्विपद चलने के कारण मानव शरीर में कपियों की तुलना में निम्न परिवर्तन पाए जाते हैं कि हमारे और कपि में क्या क्या परिवर्तन है। देखो, पाद लंबा होता है और धड़ भाग छोटा हो गया। हमारे देखो पेड़ तो लंबे हो गए, धीरे धीरे विकसित हुए, और हमारा जो धड़ वाला भाग है वो कैसा रह गया, छोटा रह गया। निचले सिरों पर हमारे पंजों के स्थान पर नाखून विकसित हो गए। जहां कपि में पंजे पाए जाते थे, हमारे नेल्स पाने जाने लगे। हम द्विपदचारी गमन और शरीर के भाग को साधने हेतु पैर लंबे और तलवे चपटे हो गए। हमारे निचला वाला पैर का हिस्सा था वो कैसा हो गया, चपटा हो गया। अंगुलियां कम गतिमान और छोटी तथा अंगूठा अन्य अंगुलियों के समांतर स्थापित हो गया। पूरा सीक्वेंस हो गया। जो आज हमारी फिंगर्स से अंगूठा, फिंगर्स अलग से दूसरी फिंगर, सारी एक चपटे तलवे के रूप में अनुमानित हो गई। तो ये परिवर्तन हमारे अंदर हुआ है। धड़ का भाग छोटा होने के कारण कशेरुक दंड की लंबाई कम हो गई। पहले जो कपि थे उनके कशेरुक दंड काफी लंबे पाए जाते थे, अब हमारा जो कशेरुक दंड है उसकी लंबाई कम हो गई। अतः मानव में कटे कशेरुकों की संख्या कितनी थी, 4 से 5, जबकि कपियों में कितनी है, 6 से 7 है। कितनी है, 6 से 7 है। तो हमारे अंदर तो कितनी है कशेरुक दंड की संख्या, लगभग 4 से 5 है। और जबकि कपियों में कितनी है यह संख्या, कपियों में यह संख्या होती है लगभग 6 से 7। तो अलग अलग संख्या के आधार पर भी हमें परिवर्तन को देखा गया। और क्या परिवर्तन देखा, देखो वयस्क अवस्था में हम कटी कशेरुकाएं परस्पर समेकित होकर एक अस्थिर टुकड़े में बदल जाती है। हमारे मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती है और एक टुकड़े में बदल जाती है। और मानव में जो है
मानव में त्रिक कशेरुकाएं तथा पुच्छ कशेरुकाएं संयुक्त होकर एक अस्थि बना लेती है। जो मेरुरज्जु है, यह मेरुरज्जु पीछे से आती है, यह मेरुरज्जु आई और यहाँ से एक आपस में जुड़कर एक पुच्छनुमा संरचना बना लेती है और यह हमारे निचले भाग तक चली जाती है और यह एक अस्थि का निर्माण कर लेती है। तो यही बताया है कि त्रिक कोशिकाएं पुच्छ कशेरुकाएं संयुक्त होकर क्या बना लेती है, एक अस्थि का निर्माण कर लेती है। और हमारे अंदर चौड़े धड़ के अंदर अंतरांग को समुचित स्थान देने हेतु श्रोणी मेखला भी पाई जाती है। जो हमारा उदर भाग के निचले वाला स्थान होता है, यहाँ पर श्रोणी मेखला का स्थान होता है जहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस जोड़ पाया जाता है जो कि प्रसव क्रिया में सहायक होता है। और इसी तरीके से हम जो होते हैं यह हमारे कटी से क्या करते हैं, विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। हमारा उरोस्थी जो है चपटे होने के कारण वक्षीय भाग चपटा हो जाता है। हमारा जो वक्ष वाला हिस्सा है, यह वक्ष वाला हिस्सा कैसा हो जाता है, चपटा होकर चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है चिलनुमा या बेसिक जो शेप है वह उपस्थित होता है। आगे देखते हैं क्या अंतर है और कैसे कपी से हम डिफरेंट है, कैसे हम मानव है। देख लो, हमारे खोपड़ी कशेरुक दंड पर सीधी सदी हुई होती है। हमारी जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, कपाल वाला हिस्सा है, हमारे कशेरुक दंड पर, अगर ये कशेरुक दंड है तो इस पर ये जो खोपड़ी है ये बिल्कुल सीधी लगी हुई होती है और इस पश्च कपाल स्थूल दंड नीचे की ओर होते हैं, जबकि कपियों में करोटी आगे की ओर होती है, उनके आगे और झुकी हुई रहती है। जैसे ये है तो हमारे तो बिल्कुल सीधी है, उनमें किधर की ओर झुकी होगी, आगे की ओर झुकी हुई होती है। किसमें, कपी में। और मानव में कैसी होती है, सीधी होती है। मानव में कैसी होती है, सीधी होती है, जबकि कपी में कैसी होती है, यह आगे की ओर झुकी हुई होती है। ठीक है, खोपड़ी कशेरुक दंड पर सीधी सदी होती है, मानव में महारंध्र के नीचे की ओर होता है, जबकि कपियों में पीछे की ओर होता है। ये खोपड़ी है, खोपड़ी से आपके मेरुरज्जु, खोपड़ी से मेरुरज्जु निकलेगी तो यहाँ एक छिद्र पाया जाएगा और इस छिद्र से यह मेरुरज्जु बाहर निकलती है। तो इस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं, महारंध्र नाम देते हैं। जहाँ से मेरुरज्जु स्टार्ट होती है उस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं, महारंध्र नाम देते हैं। जबकि कपियों में यह किधर की ओर पाया जाता है, पीछे की ओर पाया जाता है। ये संरचना सारी किसकी थी, यह हमारे कपी से हमें विभिन्नताएं दर्शाती है, कपी से हमें बिल्कुल अलग करती है। ऐसे देखो, मस्तिष्क और कपाल गुहा, ये भी एक अंतर है मानव के अंदर जो हमें कपी और वानर से अलग करता है। हमारे अंदर मस्तिष्क विकसित मकसित पाया जाता है और कपाल गुहा भी पाई जाती है। तो देखो, मानव में प्रमस्तिष्क, मानव के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क, एक होता है अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। एक तो बात करें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क कई भाग होते हैं और अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, और यही हमारे सबसे बड़ा विकसित भाग होता है जो सोचने और समझने की क्षमता में विकसित करता है। आज हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सारी क्षमता कौन लाता है, प्रमस्तिष्क। और यही हमें सबसे अलग करता है और कपियों वगैरह हमारे जो पूर्वज रहे सबसे अलग करता है। कौन सा भाग होता है, यही होता है। और हमारे कपाल गुहा का आयतन लगभग कितना है, 1450 सीसी है, जिसमें मस्तिष्क व्यवस्थित रहता है। यही सब कुछ लिखा है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क अधिक बड़े विकसित होते हैं और आकार के साथ साथ कपाल के आयतन में भी वृद्धि होती है। और आधुनिक मानव के कपाल गुहा का आयतन कितना माना गया है, 1450 माना गया है। ये हमारा ये कुछ कारण है जो हमें उससे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट कारण आता है आपके बुद्धि। क्या आता है, बुद्धि। तो नेक्स्ट कारण आपके आता है इसमें बुद्धि, जो हमें हमारे अंदर है वह देखते हैं। तो देखते हैं, ये 2 कारक हो गए हमारे, मस्तिष्क हो गया, कपाल हो गया। अब नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट। देखो, हम काफ़ी आधुनिक मानव है। आज हमारे सोचने विचार करने की, आप देखो, अब आज हम लोग डिजिटल पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो हम कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो हमारे अंदर बुद्धि वैसे ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जो हमें उन तुलना में उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट करती है, उनसे अलग करती है। तो यही लिखा हुआ है कि मानव प्रमस्तिष्क में अधिक विकसित होने के कारण गुण चिंतन एंड प्लानिंग और लॉजिकल सिलेबिक स्पीच, यानी कि बिना स्पीच से बोलना और
कई मुद्राओं, भावों को, फीलिंग को समझना, ये सब कुछ हमें धीरे धीरे डेवलप हुआ है और यही बुद्धि हमें अन्य जीवों से अलग करती है। और सबसे मोस्ट जो कारक होता है, इंपॉर्टेंट कारक माना गया है, वो इसी कारक को माना गया है क्योंकि बुद्धि ही हमें सबसे मेन कारक है जो सबसे अलग करती है। आगे नेक्स्ट कारक देखते हैं, हमारा फेस। हम कितने अलग दिखते हैं कॉपी में और हम में अलग अलग डिफरेंस होता है। हम कितने अलग प्रकार से, हमारे जो फेस का जो चेहरा है, हमारे जो चेहरा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, जबकि कॉपी का जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग है। और वही हमें अलग करता है कि वो कॉपी से हम किस तरीके से अलग है। तो क्या क्या होता है हमारे चेहरे में, देखो जो हमारे आगे की ओर जबड़े रहते हैं, हमारे चेहरे पर जो है वो जबड़े हुए निकले हुए रहते हैं। और इसी प्रकार का जो चेहरा होता है जहाँ जबड़े पाए जाते हैं वह कौन सा कहलाता है, ऑर्थोगोनोनेसस कहलाता है। ऑर्थोगोनेसस जो होता है यह कौन सा चेहरा होता है, जो सीधा चेहरा होता है, बिल्कुल सीधा दिखता है, उभरा हुआ नहीं हो, वह चेहरा कौन सा कहलाता है, ऑर्थोगोनेसस चेहरा कहलाता है। और कॉपी का चेहरा कैसा होता है, थूथन, प्रोगेनेथस कहलाता है, बाहर थूथन निकला हुआ होता है। कॉपी देखना, बंदर देखना, उसका चेहरा बाहर निकला हुआ होता है, तो वह क्रिया, वो चेहरा कैसा कहलाता है, थूथन कहलाता है। और इस प्रकार को चेहरे को प्रोगनेथस कहते हैं। जो सीधा चेहरा होता है उसको ऑर्गेनेथस कहते हैं और जो उभरा हुआ चेहरा होता है उसको प्रोगनेथस कहते हैं। और हमारे कॉपी में हमारे अंदर टोढ़ी पाई जाती है, जबकि कॉपी में क्या होती है, यह अनुपस्थित होती है। हमारे अंदर टोढ़ी पाई जाती है जबकि कॉपी में क्या होती है मेरे बच्चों, यह अनुपस्थित होती है। यानी कि मानव में सीमिनियन सेल्फ अनुपस्थित होता है जबकि कॉपियों में क्या होता है, यह पाया जाता है। हम तुलना किससे कर रहे हैं, मानव की और कॉपियों की। मानव में कपाल गुहा का आयतन बढ़ाने से चेहरे और माथे का विकास हुआ। हमारा चेहरा भी है और माथे का भी है, क्योंकि कपाल गुहा का जैसे आयतन बढ़ा, चेहरे और माथे का विकास हो गया। ठोड़ी व बोहें उभर कर आने लगी और बोहें का उभार पहले अधिक थे, लेकिन जो बाद में थे वो धीरे धीरे कैसे हो गए, कम हो गए। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं और हमारे जो पूर्वज वानर कपी माने जाते थे उनसे हम डिफरेंट्स हो रहे हैं, यानी कि विकसित हो रहे हैं। ये पांचवा कारण हुआ जिससे हम कपी से अलग थे। छठा कारण है हमारे तीर्थ। मानव में जो हमारे तीर्थ होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, गर्त दंती, गड्ढे में दसे हुए, विषम दंती, दो बार आने वाले और अलग प्रकार, गर्त दंती गड्ढे में दसे हुए, विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इसके अलावा द्विबार दंती यानी कि दो बार आते हैं। तो ये सारी संख्या हमारे अंदर जो होती है 32 होती है दांतों की संख्या, जबकि वो जो होते हैं कपियों में इनकी संख्या अलग होती है। हमारे अंदर मैंने बोला इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये चार प्रकार के हमारे अंदर दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये चार प्रकार के हमारे तीत पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 32। हमारे जो दांत होते हैं गड्ढे में धसे हुए होते हैं, इसलिए हम कैसे कहते हैं उनको गर्त दंती भी कहते हैं। और जो धसे होने के कारण इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, सीमेंट पाया जाता है, और इस सीमेंट को हम क्या नाम देते हैं, डायस्टेमस कहते हैं। लगभग अवकाश जो होता है उसको बंद पाया कर दिया जाता है, उसको डायस्टेमा कहते हैं। इंसाइजर जो रदनक दांत होते हैं ये बाहर की ओर निकले होते हैं, दांतों के बराबर होते हैं। कपियों में ये आकार में बड़े थे क्योंकि वो क्या करते थे, चीरने, कुतरने, चीरने फाड़ने का काम करते थे, इसलिए उनके दांत कैसे हो गए, आकार में बड़े हो गए। लेकिन हमारे तीत जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं। यानी कि हमारे कितने प्रकार के तीत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार प्रकार के दांत पाए हमारे अंदर जाते हैं। तो जो हमारे 32 दांत होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जो सर्वाहारी होते हैं वो नॉर्मल दांत होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनके चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। जो कैनाइन होते हैं वो नुकीले होते हैं क्योंकि वो मांस खाने का कार्य करते हैं। इंसाइजर जो दांत होते हैं वो कुतरने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम दांतों की अपेक्षा भी कपियों से क्या थे, भिन्न थे। सातवां कारण था हमारे अंदर बायनोकुलर यानी कि द्विदृष्टि पाई जाती है। हमारे दो नेत्र पाए जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। देखो यह हमारे बड़े और आंखों के सामने और सामने की ओर होते हैं जो नेत्र होते हैं, जबकि तथा त्रिविम दृष्टि होती है। जबकि हमारी दृष्टि कैसी होती है, द्विनेत्र और त्रिविम दृष्टि नेत्र होते हैं, अर्थात दोनों नेत्र एक साथ एक वस्तु को देख सकते हैं। आज मैं दोनों सामने देख रहा हूं तो दोनों नेत्रों का यूज़ कर रहा हूं, अर्थात हमारे जो नेत्र होते हैं वह एक साथ कार्य कर सकते हैं, दोनों नेत्रों को एक साथ देख सकते हैं। जबकि और व्यक्ति जो पशु वगैरह होते हैं जिस साइड एक नेत्री होते हैं, जिस साइड घूमते हैं उधर का ही उनको दृश्य दिखाई देता है। हमारी नेत्र में रेटिना भी पाया
पाया जाता है जो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं, शलाकाओं और शल्काओं से मिलकर बना होता है। यह शलाका और शल्का हमें दिन और रात्रि का क्या कराती है, अध्ययन कराती है। गर्दन हमारी जो होती है लचीली होती है, जिन्हें हम चारों ओर घुमा सकते हैं। ये जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, अध्ययन कर रहे हैं, इन सभी को हम किस लिए कर रहे हैं, ये सभी क्या कारण है, यह हमें कपि से या वानर से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। 8वां कारण है श्रवण शक्ति। आज हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर ये श्रवण शक्ति विकसित कैसे हुई, क्योंकि हम आधुनिक मानव है। तो ये जो 8वां कारक है, यह आपके कौन सा है, ऑल्फैक्टरी सेंस एंड हियरिंग पावर, यानी कि आपका जो ऑल्फैक्टरी सेंस है, यानी कि सुनने की जो क्षमता है, वह मानव में ज़्यादातर विकसित पाई गई, क्योंकि यहाँ पर घ्राण संवेदना की अवनति हुई है। नाक का आकार कैसा हो गया, हमारे कपि के नाक देखो, नोज देखो कितनी बड़ी दिखती है ना, सुगंध की संख्या, जबकि हमारे नाक का आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। नासा छिद्र कहाँ की ओर आ गए, नीचे की, जबकि उनके नासा छिद्र कैसे थे, ऊपर की ओर ऐसे नजर आते थे दोनों, जबकि हमारे नासा छिद्र क्या हो गए, नीचे की ओर चले गए। हमारे कान विकसित हो गए और कर्ण पल्लव का भी आकार कम हो गया। उनके जब कपि थे, उनके नुथन थे वो बड़े बड़े थे, ईयर जो थे वो बड़े बड़े थे। ये धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और हमारी इन सभी चीज़ों का आकार धीरे धीरे घटने लगा और इस तरीके से हम आधुनिक मानव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। कपि जो था, वानर जो थे, वह किसी भी वस्तु को उठाने में सक्षम नहीं थे। ये सब डिफरेंट है, अंतर है कि कपि से हम किस तरीके से डिफरेंट रखते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कपि जो था, वस्तुओं को पकड़ने में क्षमता नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर वस्तुओं को पकड़ने के लिए हमारे हाथ पाए जाते हैं। हमारे हाथ में कलाई होती है, कलाई में हथेली आगे पीछे या ऊपर नीचे घुमाने की क्षमता होती है। बड़ी बड़ी लंबी उंगलियां होती है जो गतिशील करती है, जो गतियाँ भी करती है इस तरीके से, और अंगूठे के सम्मुख होती है, यानी कि 90 डिग्री अंगूठा, और ये देखो हमारे 90 डिग्री कोण पर होता है, और इसी तरीके से किसी भी वस्तु को उठाने में सक्षम होते हैं। तो धीरे धीरे हमारे किसी भी वस्तु को उठाने का विकास हुआ। नैन जो 10th जो आता है, 10वां कारण आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि कपि और वानर की अपेक्षा जो आधुनिक मानव है, जो मानव है, उसकी जनन क्षमता में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि उसकी जनन क्षमता भी क्या हुई है, धीरे धीरे बढ़ी है। कैसे, देखो क्रम में प्रजनन दर कम हुई है, मानव विकास के क्रम में प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन अगर हम बात करें एक बार में प्राय एक ही बच्चे की उत्पत्ति होने लगी। मतलब एक बार में कितने बच्चे की उत्पत्ति हुई है, केवल एक ही बच्चे की उत्पत्ति हुई है। स्त्रियों में एमसी पीरियड जो होते हैं, मैच्योर साइकिल है, वो आने लगा। युग्मक जनन का होना आदि मानव के लिए विकासीय लक्षण है। इसी अतिरिक्त उद्ध विकास के लक्षणों में एकल विवाह, भ्रूणीय विकास काल, बाल्य अवस्था, शिशु के पालन पोषण काल में भी वृद्धि आदि सम्मिलित है। यानी कपियों की तुलना में हमें ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है कि हमें जनन क्षमता में बढ़ी हुई है, हम एक समय में एक ही संतान को जन्म दे सकते हैं, वो हो रहा है। हमारे भ्रूणीय विकास धीरे धीरे बढ़ा है, बाल्य अवस्था बढ़ी है, और शिशुओं को लालन पालन करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। क्योंकि ये सब किसका कंट्रोलर है, यह सब कंट्रोलर है मस्तिष्क का, क्योंकि हमारा मस्तिष्क डेवलपमेंट हुआ है और धीरे धीरे इन क्रियाओं का भी डेवलप हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 11वां पॉइंट, मतलब 11 पॉइंट, हम किस तरीके से हम उससे भिन्न है। नेक्स्ट कारण है हमारे शरीर पर, आप देखना कपि की पहचान ही ऐसे होती है कि वहाँ पे पूरे शरीर पर रोम पाए जाते हैं, जबकि हमारे अनावश्यक जो रोम थे वह हमारे शरीर से नष्ट हो गए हैं। केवल कुछ ही स्थान है जहाँ पर रोम उपस्थित होते हैं। यानी कि कपियों की अपेक्षा बाल धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे छोटे व संख्या में कम होते गए हैं। अर्थात वर्तमान काल में तो इसको क्या माना गया है, अवशेषी अंग माना गया है। क्योंकि आपको पता है आधुनिक मानव की जो परिकल्पना की गई है वह कैसी की गई है कि वो उसके शरीर पर एक भी रोम नहीं होगा, अर्थात वह पूर्ण रूप से गंजे होंगे। तो नोट है, जैसे मानव और कपियों में चिंपैंजी, जिसे हम बोलते हैं, गुणसूत्रों में समानता को देखते हुए दोनों को अति निकट होने के प्रमाण भी मिलते हैं। ये निकट का प्रमाण क्यों मिलते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या सेम पाई जाती है कपि में और मानव में, इसलिए इनके प्रमाण भी हमें मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, संस्कृति, हम कल्चर है, हम कितने प्रोग्राम मनाते हैं, कभी होली, दिवाली, दशहरा वगैरह, ये सब प्रोग्राम हम मनाते हैं, लेकिन कपियों में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई है, हमारी संस्कृति बढ़ी है, यानी कि अग्नि का उपयोग करना प्रारंभ किया शिकार करने के लिए सबसे पहले, और उसके बाद हथियार बनाने लगे, और तत्पश्चात हम आज हम प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें हम कृषि भी करते हैं, हम धर्म को भी, पशुपालन, बागवानी आदि सब कुछ विकास किए, धीरे धीरे विकसित हुआ है। जबकि कपि में ऐसा कुछ भी
भी नहीं था। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से उससे विभिन्नता दर्शाते हैं, किस तरीके से उससे हम विभिन्न थे कपि से। अब हमारा जो आता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन या मानव के विकास का इतिहास क्या है। अभी तक तो हमने देखा कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास की प्रोसेस क्या है। अब हम अगर आगे बात करेंगे तो इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे आज हम वर्तमान मानव है, आज जो मैं हूँ, तुम हो, सभी है, हम लोग हैं, या आज प्रेजेंट हमारा विकास कैसे हुआ। इस टॉपिक पे अब हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। मानव तथ्य के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव के पूर्वज वृक्षों से निवास करते थे। कपि वगैरह ये थे, ये सब कहाँ निवास करते थे, यह सारे आपके वृक्षों पर निवास करते थे, यानी कि वृक्ष जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि वृक्षों पे जीवन आपका उनका क्या करते थे, व्यतीत करते थे। अधिकांश लक्षण कुछ स्तनियों जैसे लीमर, ये हमारे पूर्वज हैं, लीमर, टार्सियस, वार्नियर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और कपियों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी समानता है वह किससे मिलती है, लीमर से, टार्सिया से, वानर से, चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, कपियों से, इनसे हम समानता दर्शाते हैं। इसलिए हमें किस वर्ग में रखा गया, स्तनीय वर्ग में रखा गया। कौन से गण में रखा गया, प्राइमेट्स गण में रखा गया। और विकास के क्रम के पूर्वजों का वंशावली वर्ष तैयार किया गया। जो हमारे ये पूर्वज रहे हैं, ये चारों पांचों कौन कौन, लीमर, टार्सियस, वानर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये स्कैम्पी, कपि, ये सब हमारे क्या रहे हैं, पूर्वज रह गए हैं। और इसी के आधार पर हमारे लगभग आगे की ओर क्या किए गए, निर्मित किए गए। हमारे जो पहले पूर्वज रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है आपको, कपि, वानर, ये देखिए प्राइमेट्स, ये सारे हमारे वो रहे हैं पूर्वज। कौन कौन से, लीमर, टार्सियस, वानर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सभी हमारे क्या रहे हैं, पूर्वज रहे हैं। और उन्हीं के बारे में हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मानव के प्रारंभिक पूर्वज कौन थे, गजश्रूज सबसे पहले यही रहा। एलिफेंट श्रू जो हमारे सबसे पहला पूर्वज उत्पत्ति मानी गई, वह सबसे पहले यही था। मानव के सर्वोत्तम पूर्वज वे थे, यानी कि सबसे पहले जो मानव का पूर्वज था वह कौन था, वह गजश्रूज था। जिनसे किसका विकास हुआ, प्राइमेट्स का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, प्राइमेट्स का विकास हुआ। और लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियन कल्प, इसे कौन सा काल बोलते हैं, क्रिटेशियन कल्प, जिसमें चूहों के समान गजश्रूज या गज छछुंदरों का प्राइमेट्स विकसित हुआ। जो क्रिटेशियन वर्ग है, यह क्रिटेशियन जो समय काल है, इस क्रिटेशियन समय काल में चूहों के समान गजश्रूज का निर्माण हुआ। और जो सबसे पहले पूर्वज हमारे माने जाते हैं, इन्हें स्तनधारी के गण इक्केसिटी इंसेक्टिवोरा में रखा गया। इनका प्राइमेट्स नहीं था गण, इनका कौन सा रखा, सबसे पहले इंसेक्टिवोरा में रखा गया। इनकी क्या थी, तूथन लंबी थी और पूंछ भी पाई जाती थी। और ये कपि की तरह क्या करते थे, फुदक फुदक कर चलते थे। और इनमें वर्षण कहाँ होते थे, उधर गुहा में ही होते थे। और इनमें शलाकाएं भी पाई जाती थी। लेकिन आंखों तथा कपाल गुहाओं का बड़ा होना, इसकी नेत्र जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे। स्तन ग्रंथियों का 1 से 3 जोड़ी में होना, इनकी स्तन ग्रंथियों में क्या होते थे, 1 से 3 होती थी। मादा द्वारा एक बार में 3 से अधिक संतानों को जन्म देना, यानी कि मादाओं के द्वारा एक बार में 3 से अधिक संतानों को जन्म देना आदि प्राइमेट्स के लक्षण थे। तो ये आपके पहले जो थे, ये इनके लक्षण थे। एक बार में, अभी मानव में तो एक बार में एक लक्षण, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन ये सारे जो लक्षण थे, यह पहले क्रिटेशियन या गजश्रूज वाले जो वो थे पूर्वज, इनके सभी के ये लक्षण थे। आंखों का बड़ा होना, स्तन ग्रंथियों का 1 से 3 जोड़ी का होना, बच्चों को जन्म देना मतलब 3 अधिक बच्चों को जन्म न देना, यानी कि ये क्या करते थे, 3 बच्चे ही जन्म दे सकते थे। तो ये प्राइमेट्स के लक्षण थे। उसके बाद कौन सा प्राइमेट्स आए, यह आए प्रोसोमियन प्राइमेट्स आए, ये भी हमारे पूर्वज माने गए हैं गजश्रूज के बाद। तो देखना, गजश्रूज से 3 विभिन्न शाखाओं की उत्पत्ति हुई। गजश्रूज से कितनी हुई, 3। पहली शाखा में वृक्षों पर वास करने वाले रखे, जो वृक्षाई कहलाए। इसकी दूसरी शाखा कौन सी कहलाए, लीमर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला पूर्वज थे। नेक्स्ट कौन सी, लोरेस और टार्सियस। ये 2 दूसरे नंबर पे हमारे उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हुए गजश्रूज, इनसे 3 शाखाएं बनी। पहली शाखा तो वो हुई जो वृक्षवासी थे। दूसरी शाखा में लीमर, लोरेस और टॉर्सियस आए। और तीसरी शाखा जो थी उसमें मानवकार पूर्वजों का विकास हुआ, जिसे हम प्रोसोमियन प्राइमेट्स के नाम से जाते हैं। इन तीनों को अगर संयुक्त कर लें तो इन तीनों को संयुक्त करने पर
कौन से पूर्वज कहलाएंगे? यह प्रोसिमियन प्राइमेट्स कहलाएंगे। अर्थात कौन कौन से? पहला तो था ये वृक्षाशयी, दूसरा था लीमर, लोरिस और टॉर्सियस, और तीसरा था प्रोसोमियम। ये तीसरा आपके कौन से थे? मानवाकार पूर्वज। इन तीनों को जब संयुक्त रूप से कर दिया गया तो वह कौन से कहलाए? प्रोसिमियन प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकसित होते गए। उसके बाद आगे की ओर बढ़े। गज सूर से मानव विकास का क्रम चल रहा था। आपकी शुरुआत प्राइमेट से थे, गज सूर से शुरू हुई और वृक्षावयी जीवन की तरफ बढ़ा, और जिससे पेलोसियन युग का प्रारंभ हो गया। पेलोसियन युग आया, क्रस्टेशियन युग आया, उसके बाद कौन सा युग आया? पेलोसियन युग आया। और इसमें इन वृक्षावयी सूजों का विकास हुआ और गज सूर से विकसित प्राइमेट्स अधिक लक्षणों को प्रदर्शन किया, यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। कौन सा युग आ गया था? अब पेलियोसिन युग आ गया था। इसमें मानव का धीरे धीरे विकास होने लगा, धीरे धीरे विकसित होने लगे, और विकसित होते होते प्राइमेट्स के लक्षणों का नए नए लक्षण प्रकट होने लगे। क्या क्या थे? वर्षण कोश बन चुके थे, हमारे वर्षण कोश बन चुके थे, और नेत्रों में शलाकाएं और शंकु दोनों पाए गए थे। पादप भी थे जो अविकसित थे, निर्मित तो हो गए थे लेकिन अविकसित थे। पंजों की सहायता से पेड़ों पर चढ़ने लगे थे, और इसके अतिरिक्त संवेदी अंग नूतन का छोटा होना, जो चेहरा है वह दबने लगा था और आकार में छोटा होने लगा था। नेत्र थे वो सामने की ओर स्थित होने लगे थे। आदि लक्षणों का विकास हुआ। तो ये जो क्रस्टेशियन काल है, उसके बाद पेलियोसिन का युग आया, उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इसे भी कौन से गण में रखा गया? इंसेक्टिवोरा गण में अभी वहीं के वहीं रखा गया। किसको? वृक्षावयी शुरूज को। लेकिन ये प्रथम प्राइमेट्स माने गए। इन्हें ये जो आए, इन्हें कौन से प्राइमेट्स माना? प्रथम प्राइमेट्स माना गया। जबकि ये दो भारत और मलायशिया में पाए गए थे। कहाँ पाए गए ये प्रथम प्राइमेट्स? भारत और मलायशिया में। कौन से? वृक्षाशयी श्रूज। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कौन सा आया? लिमर्स, लोरिस और टॉर्सियस। तीनों मिलकर बने हुए थे ना। तो दूसरा कौन सा आया? लिमर, लोरिस और टॉर्सियल। इनकी उत्पत्ति कौन से युग से मानी गई है? इनकी पेलियोसिन युग से। इससे पहले देखा युग कौन सा था? इसका पहले युग भी पेलोसियन युग था। क्रस्टेशियन युग के बाद 3 शाखाएं बनी थी ना। तो पहली शाखा तो वो हो गई, दूसरी शाखा वो रिजु हो गई गज वाली, दूसरी शाखा ये है। तीनों शाखाओं को सम्मिलित करना है। तो ये पेलोसियन युग से हुआ। इन्हें पादों की संरचना में विकास का क्रम महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इनके पैरों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा। और देखो लिमर जो है, आपके जो दूसरा लिमर है, ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर द्वीप में पाए गए थे। मेडागास्कर जो द्वीप समूह का था, वहाँ पर लिमर पाए गए। यह पूर्वी एशिया, भारत, श्रीलंका, अफ्रीका में भी मिलते हैं। और इसको कहाँ रखा गया? उपगण लिमुरोइडिया में रखा गया। और इनके बाद कौन आए? लिमर के बाद टोरिसियस का चेहरा आए, टोरिसियस आए, और टोरिसियस भी इसी वर्ग के सदस्य थे। ये वानरों के समान, छोटा था कद लेकिन वानर के समान दिखते थे। 180 डिग्री के कोण पर घुमाई जा सकती थी। इनकी जो गर्दन होती थी वह 180 डिग्री कोण पर इस तरीके से, आपके 360 पे तो नहीं, लगभग 180 डिग्री कोण पर घुमाई जा सकती थी। इनके शरीर पर बालों की संख्या कम होने लगी, नेत्र बड़े होने लगे, थूथन और नाक का आकार भी कैसा होने लगा? छोटा होने लगा। दूसरी और तीसरी उंगली को छोड़कर सेब पर नखर थे, यानी दूसरी और तीसरी फिंगर जो थी उस पर नखर नहीं थे, नाखून नहीं थे, बाकी सब पे नाखून थे। इस तरीके से लेमर्स और लोरिस से अधिक विकसित लक्षण युक्त थे। और इसके बाद वर्तमान युग में टॉर्सियस ने केवल एक प्रजाति, टॉर्सियस साइरिक्टा, यानी टॉर्सियस साइरिक्टा जो प्रजाति है यह वर्तमान में मानी जाती है। यानी कि इस केवल एक प्रजाति है जो फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाई गई। अभी कहाँ पाई गई है? फिलीपींस और इंडोनेशिया में। जबकि वो प्रजातियां भारत और जामल में पाई गई, लेकिन ये फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाई जाइए। विकसित गुणों के आधार पर लिमर्स, जो 3 शाखाओं की दूसरी शाखा थी, ये लिमर्स, लोरिस और मानवाकार पूर्वजों के मध्य की कड़ी कहा जाता है। तो लिमर्स और लोरिस तथा मानवाकार के पूर्वजों की मध्य की कड़ी किसे कहा गया है? इनको कहा गया है लिमर को। आगे बात करते हैं। अब ये तीसरे पूर्वज आ गए। मैंने कहा 3 शाखाएं विभाजित हुई थी। पहली थी आपके वो जो फर्स्ट नंबर की थी वो रिजु वाली, दूसरी थी लिमर्स वाली, और तीसरी थी मानवाकार पूर्वज। इन तीनों को एक साथ मिलाया गया। अब मानवाकार पूर्वज में किस किस को रखा गया? वानर, कपि और मानव। ये तीनों को किस में रखा गया है? आपके मानव के पूर्वज में रखा गया है, क्योंकि यह पूर्वज है। और इनको किस उपगण में बांट दिया गया? एंथ्रोपोइडिया गुण में बांट दिया गया। अब इसमें पहला वंश हम कौन सी बात करेंगे?
वानर वंश। कौन से वंश की बात करेंगे? वानर वंश। वानर वंश के जो युग था वो किस युग में पाए गए थे? एक तो पेलियोसिन तथा इनोसिन में, और प्रोसिमियन प्राइमेट्स का अस्तित्व रहा। यानी कि पेलियोसिन और इयोसिन जो युग था इसमें प्रोसिमियन प्राइमेट्स का अस्तित्व रहा, और इयोसिन युग में अंतिम चरण में इनमें दो दिशाओं में द्विनेत्री दृष्टि आ गई। यानी कि इयोसिन जो युग था उसमें व्यक्ति में, मानव में कैसी दृष्टि उत्पन्न हो गई? द्विनेत्री दृष्टि हो गई, और अधिक बुद्धिमान वानर कैसे हो गए? प्रजातियों का विकास हुआ। यानी धीरे धीरे वानर बढ़ने लगे, दो नेत्र होने लगे और बुद्धिमान भी होने लगे। आगे की ओर बात करें, ये वहाँ की पूरी दुनिया के वो लक्षण थे कि किस में क्या क्या विकसित हुए। जैसे नाक थी वो कैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कैसी थी, अफ्रीका के लोगों की कैसी थी, कर्ण पल्लव कैसे थे, ये सब हमने देखे। कर्ण पल्लव बड़े थे, यहाँ छोटे होने लगे। ये धीरे धीरे अंगुलियाँ थी, इनमें चेंजिंग आने लगी। पूंछ थी, वह धीरे धीरे छोटी और वस्तुओं को पकड़ने में अक्षम होने लगी। यानी कि ये दोनों पुरानी दुनिया के वानर थे और ये नई दुनिया के वानर है हमारे यहाँ भी। तो ये इन्हीं से ही तो इन्हें कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वानर के बारे में हम देखें तो ये हमारी पहले थे, ये सारी वही प्रोसेस थे। अब पुरानी दुनिया के वानर जो थे, पुरानी दुनिया के वानर के लक्षण कपियों, मानव जाति के लक्षणों से मिलते थे। यानी कि पुरानी लक्षण कपियों और मानव, तभी तो हमसे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वह कैसे हैं? वानर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो गुण है वह कपि वानर से मिलते जुलते हैं। देखो, वानरों के लक्षण कपियों से और मानव जाति के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए वानर मानव के विकासीय शाखा के पूर्वज माने जाते हैं। हमारे पूर्वज कौन माने जाते हैं? यह वानर ही माने जाते हैं। जैसे ओलिगोपिथेकस, सबसे पहले अगर हम बात करें, ओलिगोपिथेकस एक वर्ग था। बात करते हैं इसमें, यह 1961 में मिस्र के कैरो नगर के पास एक रेगिस्तानी गर्त में एक ओलियोसिन युग के आदि वानर का जीवाश्म मिला। तो वानर का जीवाश्म आपको कहाँ मिला था? यह आपको मिला था ओलियोसिन युग में। और कहाँ पर मिला था? मिस्र में। कहाँ पर मिला? मिस्र में 1961 में। कौन से युग में? ओलिगोसिन युग में मिला। और किसका जीवाश्म मिला? वानर का जीवाश्म मिला। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? ओलिगोपिथेकस रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया इस युग के आधार पर? ओलिगोपिथेकस। इससे कैटरहाइनी और हिमोनोइडिया के एक जातीय उद्विकास इतिहास का प्रमाण मिलता है। हमारे इतिहास का प्रमाण इससे भी प्राप्त होता है। कैटरहाइनी और होमिनोइडिया जो है, यहाँ से भी हमारे इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। मानव के समान 32 दांत थे। इनमें कितने दांत थे? 32 दांत थे। और जिनमें चर्वणक, मोलर दांत जिसे बोलते हैं, जिसे अक्ल दाढ़ के पास होता है, और इसमें 4 उभार थे, और इनमें बुद्धि भी बहुत थी। ये वानर से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए जिनमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा आई। उसके बाद वानर के बाद दूसरा वंश आया। कौन सा? वानर के बाद दूसरा वंश कौन सा आ गया बच्चों? कपि वंश आ गया। कपि वंश में क्या होने लगा? क्योंकि पहले तो वानर आए, अब वानर के बाद कौन आया? कपि आया। अब कपि में क्या होने लगा समझना। वर्तमान काल में गिब्बन, जो गिब्बन प्रजाति है दक्षिण चीन और इंडो मलाय में पाई जाती है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान, इधर से आपके आदि कपियों की कुछ श्रेणियां पाई जाती है। सब किसकी श्रेणियां हैं? कपियों की श्रेणियां हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती है। गिब्बन का आकार में छोटे होते हैं। गिब्बन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और वृक्ष पर पाए जाते हैं। और शेष तीनों अर्थात गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंग उटान जो ये है भारी शरीर वाले होते हैं तथा अर्धवृक्षाशयी होते हैं। ये वृक्ष पे पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये अर्धवृक्षाशयी होते हैं। बाकी जो कपि होता है यह पूर्ण रूप से वृक्ष पर पाया जाता है। इनमें से चिंपैंजी मानव जाति के सबसे समीप है। हमारे से जो सबसे ज़्यादा समानता दर्शाता है वह कौन दर्शाता है? चिंपैंजी। इसलिए गिब्बन आधुनिक कपि, गिब्बन को हम क्या नाम देते हैं? आधुनिक कपि, जबकि गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा चिंपैंजी को विशाल कपि कहते हैं। गिब्बन को कौन सा कपि कहते हैं? आधुनिक कपि। और बाकी शेष को कौन सा कपि कहते हैं? विशाल कपि कहते हैं। आधुनिक और विशाल दोनों प्रकार के कपि मानव उसके प्रत्यक्ष पूर्वजों के साथ महावर्ग किसमें बढ़ा दिया? होमिनोइडिया में स्थान दिया गया। यानी कि आधुनिक कपि को और विशाल कपि को समानता दर्शाने के लिए इसे कहाँ वर्ग में डाल दिया गया? आपके यह हिमोनोइडिया वर्ग में रख दिया गया, ताकि जिससे क्या हुआ, यह इनसे ज़्यादा से ज़्यादा समानता प्रदर्शित करने लगे। आगे की ओर बढ़े। मानव और कपि में क्या क्या समानताएं हैं?
अभी तक हमने देखी कि अलग अलग कैसे हैं। अब इनमें क्या क्या समानता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मानव और कपि में क्या क्या समानता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मानव और कपि में समानताएं क्या क्या है। तो देखते हैं, मानव और कपि में निम्न समानताएं पाई जाती है। क्या क्या समानताएं, हम मानव और कपि में क्या क्या समानताएं जो एक दूसरे से प्रदर्शित करते हैं। तो मानव और कपि में निम्न समानताएं पाई जाती है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे अंदर पूंछ अनुपस्थित है, सिर बड़ा है, गर्दन तथा पाद अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। हमारा अंगूठा अंगुलियां के साथ समकोण पर स्थित है। हमारा अंगूठा और फिंगर जो है वो 90 डिग्री पर स्थित है, जो सामने दिखाई देते हैं, जिनको हम वस्तु को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और क्या का समानता है, स्टर्नम हड्डी है। हमारी जो हड्डी है वो चौड़ी होने के कारण हमारा जो वक्ष भाग है, सिर वक्ष उदर भाग है, यानी कि वक्ष भाग है वह चौड़ा होता है। किसके कारण, हमारे स्टर्नम हड्डी के कारण। आगे देखते हैं हमारे अंदर और क्या है समानता कपि से। हमारे अंदर भी संख्या कशेरु की, लंबर कशेरु की संख्या कितनी है, 6 या 7 के स्थान पर केवल कितनी पाई जाती है, 4 या 5 होती है। मस्तिष्क और कपाल गुहा का आयतन भी काफ़ी बड़ा है हमारे, इसलिए हमारे विकसित केंद्र भी, हमारा जो मस्तिष्क का जो विकास है वह ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कपाल गुहा का आयतन भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है, जिससे हमारे स्मृति का जो मेमोरी सेंटर है वो भी हमारे अधिक है। हमारे चेहरों पर पेशियों द्वारा, हमारे जैसे हम स्माइल करते हैं तो प्रसन्नता दिखती है, गुस्सा आता है तो क्रोध दिखता है, ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या दिखती है, और कई सारी हमारे करने की क्षमता का विकास हुआ है। स्वर संकेत उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। हम भी क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर स्वर केंद्र भी उपस्थित है। हमारी भौहें, नीचे हड्डियां वगैरह सब कुछ उपस्थित है। हमारे दांतों पर भी कितने उभार पाए जाते हैं, 5-5 उभार दांतें पाए जाते हैं। दोनों पोषण में सर्वाहारी होते हैं। हम भी सब कुछ खा सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और कपि भी शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार का होता है। मादाओं में कौन से धर्म की उपस्थित होती है, मासिक धर्म चलता है, और ग्रस्त जीवन की भावना की उपस्थिति होती है। यह किसमें होती है, यह इनमें भी होती है, और ये हमारे अंदर कपियों में भी, ये देख ही लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, मानव कपि में कौन सी द्विगुणित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा लगभग समान होती है। हमारे अंदर द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, 2n अवस्था में होती है हमारी हर कोशिका। तो कपि में भी कितनी पाई जाती है डीएनए की अवस्था, 2n पाई जाती है। और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 97 से 100 समानता होती है। चिंपैंजी और मानव में जो डीएनए बिल्कुल इक्वल होता है, जो हमारा डीएनए है वो चिंपैंजी के डीएनए के समान ही पाया जाता है, उसी के समान होता है। जैसे कि जबकि गिब्बन और रिसस वार्नर से हम क्रमशः 94 और 88% समानता प्रदर्शित करते हैं। मानव जो है गिब्बन और रिसस नामक वार्नर, या रिसस वार्नर से जो है आपने देखा RH कारक को भी खोजा गया था रिसस नामक मंकी से, तो इसलिए क्योंकि वह हमसे समानता प्रदर्शित करता है। मानव तथा चिंपैंजी में तीसरे और छठे गुणसूत्र के प्रबंधन प्रारूप बाइंडिंग पैटर्न के रूप में बहुत कम अंतर होता है। तीसरे नंबर के और जो छठे नंबर का गुणसूत्र है वह बिल्कुल सिमिलर होता है, एकदम बंधन प्रारूप होता है, सिमिलर होता है किससे, कपि से। हमारे AB रुधिर समूह दोनों में समान रूप से व्यक्त होता है, यानी कि कपि में भी AB रुधिर पाया जाता है और हमारे अंदर भी रक्त समूह AB पाया जाता है। मानव तथा गोरिल्ला के रुधिर का वर्णक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, जबकि हमारे अंदर भी कौन सा होता है वर्णक, जिसके कलर लाल होता है, वह होता है हीमोग्लोबिन। और उसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है केवल एकल अमीनो अम्ल का ही अंतर होता है, एक अमीनो अम्ल जो होता है उसका ही अंतर होता है जब हीमोग्लोबिन की संरचना देखते हैं, वरना हीमोग्लोबिन जो है हमारे कपि के अनुसार ही पाई जाती है। सीरोलॉजिकल या सीरम परीक्षण के आधार पर चिंपैंजी मानव के सर्वाधिक निकट है। मैंने पहले बोला कि हमारे जो सबसे निकट जो प्रजाति है वह कौन सी है आपके बच्चों, चिंपैंजी है, यानी कि सबसे निकट प्रजाति हमारे अंदर कौन सी पाई गई है, चिंपैंजी पाई गई है। इसके पश्चात गोरिल्ला का नंबर आता है। चिंपैंजी के बाद कोई वो समानता दर्शाए तो वह कौन है, आपके गोरिल्ला है। और ये तो हमने क्या देखी अभी तक, समानताएं। अब हमारे अंदर क्या क्या असमानताएं, क्योंकि कपि से मैंने बोला था शुरू में पढ़ाई था, तो हमारे अंदर कई असमानताएं भी पाई जाती है। जैसे सबसे पहला स्थान, हम स्थल पे रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, वृक्ष पे रहते हैं। गमन करें तो हमारे लिए पैर पाए जाते हैं, एड़ी अंगुलियां वगैरह पाई जाती है, जबकि इनकी शाखाओं पे लटकने झूलने में सहारे में काम करती है, क्योंकि वहाँ पाए जाते हैं। हमारे शरीर पर सीमित भागों पे, मैंने कहा जहाँ नॉर्मल चीज़ वहीं बाल पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे, इसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। हमारा जो चेहरा है वह कैसा होता है, सीधा होता है।
हमारा चेहरा कैसा होता है, सीधा होता है, ठोड़ी पाई जाती है और भौहें पर हड्डियाँ, जो भौहों की हड्डियाँ हैं वह कम उभरी हुई होती है, जबकि इनकी जो है आगे निकला हुआ होता है, प्रोगैक्थस होता है, ठोड़ी अनुपस्थित होती है और हड्डियाँ अधिक उभरी हुई होती है। देखो ये डायग्राम देखो, पूरा वैसा आगे की ओर झुका हुआ है ना, और जबकि हमारा देखो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरीके से हमारे अंदर इसमें अंतर होता है। यह करोटी है, हमारा करोटी जो है ऊंचा माथा, भौहें उभार, बड़ा मस्तिष्क, ये सब हमारे अंदर पाए जाते हैं। और कपी की करोटी जो होती है, माथा तो अनुपस्थित होता है क्योंकि उसके कपाल का आयतन बढ़ता नहीं है, भौहों पे उभार स्पष्ट होते हैं, मस्तिष्क खोखला होता है क्योंकि बुद्धि होती ही नहीं है इनमें। तो ये कारण है जो कि मानव और कपी में असमानताएं होती है। आगे देखते हैं। होठ, जो लिप्स आते हैं, हमारे होठ बाहर की ओर घूमे हुए होते हैं और उस पर मध्यवर्ती बीच में खांच पाई जाती है जो हमारे लिप्स पर होती है, जबकि इनके होठ बाहर की ओर घूमे हुए नहीं होते और ना ही क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। हमारा सबसे मेन जो अंतर है, मानव में उभरे हुए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन पाए जाते हैं, जबकि इसमें उभरे हुए स्तन नहीं पाए जाते। दांत और विन्यास, हमारे दांत होते हैं वह अर्धवृत्ताकार, दंत अवकाश का अभाव होता है, बीच में जगह नहीं होती हमारे तीत के मध्य। ये कृतन, रदनक और अन्य दांतों के बराबर ही मैक्सिली यानी कि इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इनमें यू आकार के होते हैं। केवल कृदनत, रदनक कुछ लंबे होते हैं, ऊपरी जबड़े में इनके बीच बीच में दंता अवकाश पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ये देखो यहाँ पर ये स्पेस मिला हुआ है, जबकि यहाँ पर एक भी जगह स्पेस नहीं है। तो हमारे यहाँ स्पेस नहीं होते हैं, इनमें स्पेस पाए जाते हैं। यहाँ एक भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस पाया जाता है। और ये मैक्सिली चलने दंतों में 3-3 जोड़े होते हैं, जबकि हमारे 2-2 के भाग में पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। आगे है हड्डियाँ, हमारे अंदर मैक्सिली होती है, प्री मैक्सिली होती है, जबकि इनमें यह पृथक पृथक होती है। हमारे प्री मैक्सिली हड्डी मैक्सिली हड्डी से जुड़ी हुई होती है, जबकि इनमें अलग अलग होती है। हमारे कशेरुक दंड पर, जैसे कशेरुक दंड है तो इस पर खोपड़ी स्थित होगी और नीचे महारंध्र होगा, जबकि यहाँ सामने होती है, उभरी बाहर की ओर होती है, और महारंध्र किधर की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। श्रोणी मेखला जो होती है हमारे पूरे शरीर को, वजन को झेलती है, और जबकि यहाँ अपेक्षाक्रम कम चौड़ी होती है, अर्थात वजन को नहीं झेल पाती है। और कई कारण है। मस्तिष्क और कपाल गुहा हमारी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि इसके माथा छोटा, कपाल गुहा छोटी होती है। हमारी कंपालीय क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट कितनी होती है, 1450 से 1500, जबकि इसकी ओनली मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है, 450 यानी कि 450 सीसी होती है, इसलिए समझने में कम होती है विकसित। हमारी जो वाणी है यह गुण परिकल्पनाओं तक अक्षरबद्ध या तर्क संगत वाणी होती है, जो हमें बोध कराती है ज्ञान अक्षरों का। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें सबका अभाव होता है। हमारे शिशु एवं बाल्य अवस्था की अवधि अधिक लंबी होती है, जबकि इनकी अपेक्षाकृत छोटी होती है। इनके शिशु और बाल्य अवस्था कम होते हैं। कपि और मानव में सबसे मुख्य अंतर क्या निकल के आया, इतने अंतर देखे तो अंतर ये दिखा कि मानव के मस्तिष्क कपियों की तुलना में अधिक बड़ा भी है और विकसित भी है। तभी तो आज हम लोग डेवलपमेंट हैं, तभी तो आज हम लोग विकसित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है बड़ा भी है और विकसित है, और इसी के आधार पर मानव ने अपने जीवन में अधिक प्रगति की है और आगे की ओर बढ़ा है। यही कारण था कि हम मानव से, कपि से अंतरता, भिन्नता भी रखते हैं, कुछ समानता भी रखते हैं। अब मानव के विकास के क्रम में आदि कपियों का या मानव पूर्वजों का विकास कैसे हुआ। जो मानव का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट का क्रम था, उसमें क्रम में आदि कपियों का या मानव के पूर्वजों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें मानव के विकास क्रम की खोज में आदि वानरों से लेकर अनेक आदि कपियों का जीवाश्म का अध्ययन किया गया। आदि वानर से शुरू हुई और आदि कपियों का क्या किया गया, जीवाश्मों का अध्ययन किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जीवाश्म निम्न, कुछ बिना जीवाश्म हुआ जो आदि वानरों से लेकर आदि कपियों तक के जीवाश्मों के बीच का अध्ययन किया गया था। उनमें से कुछ जीवाश्म निम्न है। कौन कौन से जीवाश्म है, जैसे हैं प्रोलिपियोथेकस, है ना। ये प्रोलिपियोथेकस जो है यह मानव के विकास के क्रम में जीवाश्म कहाँ से खोजे गए थे, अफ्रीका से खोजे गए। कहाँ से खोजे गए थे, ये अफ्रीका के से खोजे गए थे। इनके प्राथमिक लक्ष्य स्थल जो है लगभग 3 से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व माने गए हैं, जो ओलिगोसिन काल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ओलिगोसिन काल से मिले हैं। यानी कि जो प्रोलिपियोथेकस के जीवाश्म है ये मिस्र के फेफियम प्रांत से भी मिले हैं। हमें जीवाश्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये पॉप्लियोपिथेकस जो पॉप्लियोपिथेकस जो है
यह जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं? मिस्र के फेयुम प्रांत से भी मिले हैं। इसके बाद दूसरा जीवाश्म हमें कौन सा, अभी इसी के लक्षण क्या थे इस काल के, इनके जो लक्षण जो थे वानरों से कम थे, परंतु कपियों और मानव से समानता अधिक लगते थे। जो ये काल है, कौन सा काल है आपके, ये वाला पॉप्लियोपिथेकस जो काल है आपका, ये पॉप्लियोपिथेकस जो काल है, यह क्या करता है, यह वानरों से तो कम, वानरों से कम समानता परंतु कपियों और मानव से अधिक समानता दर्शाता था यह जीवाश्म। क्योंकि इसका कद भी छोटा था, इस कद के जो जीवाश्म प्राप्त हुआ सदस्य इसके छोटे थे, पैरों का आकार भी वानर जैसा था, है ना, परंतु आकृतियाँ कपियों के समान थी। आकार तो वानर जैसा था परंतु आकृतियाँ कैसी थी? कपियों के समान थी। इनका दंत सूत्र भी 21-23 था, जो मानव के दंत सूत्र के बराबर माना जाता है। इनके चरणक दांतों पर भी कपियों के समान 5-5 उभार थे। ऐसे आदि कपि हैं जिनके कपियों और मानव के उद विकास का क्रम आरंभ हुआ है। यानी कि ये समानता वानरों से तो कम दर्शाते थे परंतु कपि और मानव से समानता ज़्यादा दर्शाते थे। इसके बाद दूसरा जीवाश्म जो हमें मिला वो इजिप्टोपिथेकस। ये जो हमें दूसरा मिला इजिप्टोपिथेकस, यह इसके जीवाश्म की खोज किसने की? E.L. साइमन और रिचार्ड ने की। ये इजिप्टोपिथेकस जो जीवाश्म था इसकी खोज किसने की थी? साइमन और रिचार्ड ने की थी। और इनका जो प्राप्ति स्थल है लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। और कौन से युग से? ओलिगोसिन युग से माना गया है, जो मिस्र के काहिरा से प्राप्त हुआ है। ये भी जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें मिस्र के काहिरा से प्राप्त हुआ है। इसके लक्षण क्या थे? यह इससे पहले जो प्राप्त हुआ था पोलियोपिथेकस से ही समान थे। जो ये इजिप्टोपिथेकस जो जीवाश्म है, यह जीवाश्म प्रोप्लियोपिथेकस से ही समान थे, लेकिन इसके वानरों से भी लक्षण कम परंतु कपियों मानव से अधिक मिलते थे। किसके समान? प्रोप्लियोपिथेकस के समान, इजिप्टोपिथेकस के समान, दोनों जीवाश्म समान थे। ये दो वानरों से कम और मानव कपि से समानता ज़्यादा प्रदर्शित करते थे। उसके बाद तीसरा जो आया वो आपके आया लिम्नोपिथेकस जीवाश्म या प्लायोपिथेकस जीवाश्म। ये प्राप्ति स्थल इनके आदि कपियों के जीवाश्म इनकी भी कहाँ? मिस्र के फेयुम प्रांत तथा अन्य कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये क्रमशः से मायोसिन युग के से, ये कौन से युग से प्राप्त हुए? मायोसिन युग से प्राप्त हुए, जो 2 करोड़ एवं ये प्लायोसिन युग से प्राप्त होने की लगभग 50 लाख वर्ष पहले प्राचीन चट्टानों से प्राप्त हुए। इनके जो प्राप्ति स्थल है जीवाश्मों का मिस्र के फेयुम प्रांत से ही है, लेकिन कुछ क्रमशः मायोसिन युग की 2 करोड़ वर्ष और प्लायोसिन युग के लगभग 50 करोड़ वर्ष चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। इनके लक्षण क्या थे इन दोनों के? इनके लक्षण थे छोटी पूंछ होना, 7 कटी वाला भाग होना कशेरुक दंड में, है ना, उपस्थित सिद्ध हुई है। कुछ समय पहले तक इन्हें वर्तमान में गिब्बन और ओरंगुटान के पूर्वज माना गया था। इन जीवाश्मों को किसके पूर्वज माना गया? एक तो गिब्बन और ओरंगुटान के पूर्वज माना जाता था, परंतु ऐसी विकासशील शाखा के सदस्य माने जाते थे जो कपियों और मानव के विकासियों से अलग होकर समाप्त हो गए। ये कुछ जो ऐसे समाप्त जीवाश्म थे जो कपि और मानव से अलग हुए और धीरे धीरे ये क्या हो गए? समाप्त हो गए। चौथा जीवाश्म जो हमें मिला वह मिला था ओरियोपिथेकस। ये चौथे नंबर का जीवाश्म हमें मिला। ये कहाँ से मिला? इटली से। कब मिला? 1858 में। और कहाँ मिला? कोयले की खान में, है ना। एक कंकाल खोजा गया और इसे भी कौन से से माना गया है? मायोसिन और प्लायोसिन युग के मध्य जीवित माना गया है। इसका नाम क्या रखा गया? इसलिए ओरियोपिथेकस रखा गया। इस ओरियोपिथेकस जो जीवाश्म में इसके लक्षण क्या होते हैं? इनमें श्रोणी मेखला जो निचला वाला भाग होता है वो चौड़ा होता है, दांत जबड़े चेहरे मानव के समान थे, वर्ग का मानव एवं कपि के आदि पूर्वजों की एक विपरीत शाखा माना जाता है, जो समांतर विकास के कारण मानव के काफ़ी समीप थे। यह ओरियोपिथेकस जो जीवाश्म मिला ये मानव के सबसे ज़्यादा पास में नज़दीक माना गया। इसके बाद एक और जो जीवाश्म मिला जिसे बोलते हैं प्रोकोंसल, इसको आदि कपि के जीवाश्म की खोज सन 1930 में और किसने की? लिकी ने की। तो लिकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 में प्रोकोंसल नामक आदि कपि की खोज की। ये कहाँ से मिले? यह पूर्वी अफ्रीका के कीनिया की विक्टोरिया झील के पास। और कौन सा युग था? मायोसिन युग की चट्टानों से मिले। तो इनके प्राप्ति स्थल कौन से हैं कि अफ्रीका में मिले, कीनिया की विक्टोरिया झील थी वहाँ पर मिले, और कौन से युग से मिले? मायोसिन युग से मिले। लक्षण क्या थे? इनमें 4 पाद पर चेहरा, थुथुनुमा और चर्वणक दांत का
पाया जाना था, जिन पे भी क्या क्या उभार थे, 5 उभार उपस्थित थे। तो इस तरीके से हमें कौन से ये मिले, जीवाश्म प्रोकॉन्सल जीवाश्म मिले। इसके बाद जो जीवाश्म मिला, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमें जीवाश्म मिलते जा रहे हैं। उसके बाद हमें मिला ड्रायोपिथेकस। ये कहाँ से, कौन से युग से मिला, ये भी मायोसिन युग से मिला, लेकिन इसके मध्य और ये जो प्लायोसिन युग है उसके प्रारंभ में कहाँ से मित्रा, उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूरोप से मिले। कहाँ से मिले ये हमें, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूरोप से हमें मिले हैं। यह लक्षण किससे मिलता जुलता था, इनका लक्षण चिंपैंजी से मिलता जुलता था। ये झुककर 4 पादों में गमन, अग्र पश्चपाद अपेक्षाकृत छोटे, गुहा का आयतन 400 घन सेमी, चेहरा चपटा और रजनक दांत बड़े और मोलर दांतों में 5 उभार थे और विकासशील आदि कपी थे। ये कपी से विकसित हुए, यानी कि ये जो ड्रायोपिथेकस जो हमें जीवाश्म मिला, ये धीरे धीरे विकसित हुआ और कपी से ये समानता दर्शाने लगा। आगे जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जीवाश्म जो आपके आया वह कौन सा आया, शिवापिथेकस। ये भी कहाँ से मिले हमें, यह इनके जीवाश्म 1.3 से 0.5 करोड़ वर्ष पुराने थे। यह भी मायोसिन और प्लायोसिन, अधिकतर हमें जीवाश्म मायोसिन और प्लायोसिन युग से मिले हैं। और ये शेल स्तरों से भारत की शिवालिक पर्वत से मिले हैं, जो हमारे हिमालय भाग का शिवालिक भाग है, वहाँ से हमें यह जीवाश्म मिला। इनका लक्षण क्या क्या थे, इनके दांत और जबड़े कपियों के समान थे, मस्तिष्क और हाथों की संरचना वानर जैसी थी। और ड्रायोपिथेकस जो हमारा जीवाश्म था, ये शिवापिथेकस का तथा आज के लगभग 1.20 करोड़ वर्ष शिवापिथेकस कपियों से पृथक मानव का विकास हुआ। यानी कि जो शिवापिथेकस है, या आपके जो शिवापिथेकस से जो आपके जीवाश्म मिला, यह कपियों से अलग हुआ और कपियों से अलग होकर इसने ही मानव का विकास का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे कौन आ गया, ये मानव विकास हो गया, क्योंकि उससे कपि से अलग हुआ वह शिवापिथेकस और उसने मानव के विकास में सहायता की, उसने मानव का विकास किया। कैसे किया, देखो, मानव वंश के अंतर्गत मानव होमो सैपियंस तथा विलुप्त मानव के अनेक वंश सम्मिलित है। एक तो होमो सैपियंस और उसके जो आधुनिक मानव हमारे यहाँ है ये होमो सैपियंस, उसके अलावा कई विलुप्त मानव की प्रजातियां हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इन सभी के कुल कौन से थे, होमोनिडी। कौन से कुल थे, होमिनिडी इस कुल के सदस्य थे। और इसमें वर्गीकृत किया गया है। मायोसिन युग में अफ्रीका, भारत आदि देशों को आदि कपियों का बाहुल्य था। मायोसिन वर्ग में जो था उसमें अफ्रीका, भारत आदि देशों के आदि कपियों का क्या था, अधिकता थी, वह उपस्थित थे। इस युग के जो मायोसिन और पालियोसिन का युग जो था, उसके अंतिम चरण में उष्णकटिबंधीय जंगलों के विनाश से घास के मैदान में, जिसे अनेक आदि कपियों के वृक्ष स्थल पर आना पड़ा और शाकाहारी पोषण मांस को भी सम्मिलित करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे मांसाहारी बन गए, जंगलों का उद्घाटन हुआ, स्थल पर भी वह सर्वाहारी जीवन यापन हेतु शिकार, सुरक्षा, तेजी से दौड़ने अपनी दिनचर्या में करना पड़ा। आवश्यकता की पूर्ति द्विपाठ गमन करने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, अन्य कार्य करने लगे, स्वतंत्र हुए। संभवत आदि कपियों की आदिम होमिनिड पूर्वजों के उदय का मूल आधार थे, जो आदि कपि से आदि होमिनिड बने। पहले आदि कपि थे, होमिनिड वर्ग में रखा था, लेकिन आदि कपियों से किसका निर्माण हो गया, आदि होमिनिड पूर्वजों का विदय हुआ। इस प्रकार मानव वंशानुक्रम का कपियों के वंशानुक्रम से पृथक हुआ। जो मानव का वंशानुक्रम था वह कपियों से बिल्कुल कैसा हो गया, अलग अलग हो गया, क्योंकि मानव का वंशानुक्रम का कपियों के वंशानुक्रम से पृथक्करण हुआ। दोनों अलग अलग हो गए थे शिवालिक पहाड़ियों के वहां पर। तो आगे बढ़ते हैं। आदि होमिनिड या आदि मानव पूर्वज के प्रमुख जीवाश्म के आधार पर मानव के वंशों का अध्ययन निम्नलिखित 4 चरणों में किया जाता है। जो मानव के वंश थे उनका अध्ययन कितने चरणों में किया गया, 4 चरणों में बांट दिया गया। कितने चरणों में बांट दिया गया, इन्हें 4 चरणों में बांट दिया गया जो इनके वंश का अध्ययन था। 4 चरण कौन कौन से थे। सबसे पहले अवमानक हुआ, जो मैंने कहा था ना, रामापिथेकस, इसी के बाद से उत्पत्ति मानी गई। अवमानव कैसे हुए, रामापिथेकस और कीनियापिथेकस। मायोसिन काल की चट्टानों से रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए। मायोसिन काल की जो चट्टानें थी उससे किसके, एक तो रामापिथेकस के दांत और उसके जबड़ों के जीवाश्म हमें क्या हुए हैं बच्चों, प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म लगभग कितना था, ये 1.2 से 1 करोड़ वर्ष पुराने थे। ये जो जीवाश्म थे ये लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ पुराने वर्ष थे। रामापिथेकस और कीनियापिथेकस मायोसिन काल के चट्टानों से हमें यह रामापिथेकस के दांत और जबड़े प्राप्त हुए थे। किस रूप में प्राप्त हुए, जीवाश्म में।
पहले चरण में ये थे, है ना। और इसका पहला चरण जीवाश्म जो था वो किसने, जी.ई. लेविस, जो पहला जीवाश्म था वह जी.ई. लेविस ने 1923 में भारत की शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानों से, मैंने कहा था ना वह कपी से बिल्कुल अलग हुए थे, शिवालिक पहाड़ियों से, तो वहां पर 1955 में लीकी को चीन और अफ्रीका से मिले। इसके जो जीवाश्म है अवमानव के जीवाश्म में एक तो शिवालिक पहाड़ियों से मिले और इसके अलावा चीन और अफ्रीका से भी मिले, जो किसने खोजे थे, जी.ई. लेविस ने खोजे थे। उसके मानव के बाती क्या क्या लक्षण थे, मानव के बाती दो पेड़ थे, मानव के बाती दो पेड़ थे, दांतों की संरचना, विन्यास, आहार तथा पोषण करते थे और मानव के प्रथम पूर्वज कहा गया। इनके मानव का प्रथम पूर्वज किसे कहा गया, इन आदि मानव को ही हमने ये जो आदि पूर्वज है इनको मानव का पूर्वज कहा गया। देखो ये जो आपके आव मानव है, सब ह्यूमन है, इनको ही आपको इसका क्या कहा गया है, मानव का प्रथम पूर्वज कहा गया है। लीकी एक वैज्ञानिक था जिसने रामापिथेकस के समान कीनिया की विक्टोरिया झील, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थी, एक अन्य कपी मानव के जीवाश्म को मिले जिसे कीनिया पिथेकस कहा गया। ये कीनिया की झील के किनारे मिला, ये विक्टोरिया की झील जो थी वहाँ, इसलिए इसका नाम ही क्या बन गया, कीनिया पिथेकस। रामापिथेकस से समानता थी, लीकी नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रदर्शित किया और इसका नाम कीनिया पिथेकस रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं मायोसिन और प्लायोसिन युग के, पहला युग थे, ये दोनों युग साथ थे। इसके प्रारंभ में जीवाश्मों का पता चला, हमने कई जीवाश्म देखे कि प्रोकॉन्सर और उन्नान्योपिथेकस से, प्रोकॉन्सर और उन्नान्योपिथेकस से रामापिथेकस तथा कीनिया पिथेकस का प्रारंभ हुआ। ये दोनों जो थे पहले ये थे ड्रायो, फिर रामापिथेकस हुआ, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, फिर होमो हेबिलिस हुआ और फिर होमो इरेक्टस हुआ। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ है, इसका अवकाश हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब आता है दूसरा कपी मानव। कौन सा आता है, आपके कपी मानव आता है, यानी कि मानव कौन सा उत्पन्न हुआ, ये कपी मानव आपके उत्पन्न हुआ। जो रामापिथेकस और केनिया पिथेकस, जो रामापिथेकस और केनिया पिथेकस बने, उसके पश्चात मायोसिन युग के अंतिम चरण में, प्लायोसिन युग के प्रारंभिक चरण में, ये अंतिम चरण किसका, मायोसिन का, और प्रारंभिक चरण किसका, प्लायोसिन का। लगभग 80 लाख वर्षों में बने जीवाश्मों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। इस काल में उपस्थित अज्ञात पूर्वजों को ही अपर्याप्त या अज्ञात कड़ियाँ कहा गया। हमें कोई जानकारी नहीं थी इनके बारे में, ये जो चरण कपी मानव था, क्योंकि हमें तो रामापिथेकस और केनियोपिथेकस पूर्वजों के पश्चात ये जो युग आए, इनमें हमें जीवाश्मों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्हें अपर्याप्त या अज्ञात कड़ियाँ भी कहा जाने लग गया। अप्राप्त कड़ियों के पश्चात आज लगभग 40 से 50 लाख वर्ष पूर्व के बाद अन्य आदि होमिनिडी पूर्वजों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि निम्न है। आदि जो बाद अन्य आदि होमिनिडी के हमें जीवाश्म प्राप्त हुए, कौन कौन से जीवाश्म प्राप्त हुए, जैसे पहला जीवाश्म देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यह प्रथम कपी मानव थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम कपी मानव कौन थे, तो आपके प्रथम कपी मानव कौन थे, यह थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके प्रथम कपी मानव के रूप में हुए और इसका प्रथम जीवाश्म किसने खोजा, प्रोफेसर रेमंड डाल्ट ने खोजा। कब, किसने खोजा, प्रोफेसर रेमंड डाल्ट ने खोजा, और ये दक्षिण अफ्रीका के ट्वांग नदी के समीप लगभग 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में देखा गया। ये जो जीवाश्म था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो प्रथम कपी मानव थे, इनको किसने खोजा, रेमंड डाल्ट ने। कहाँ खोजा, ट्वांग नदी के किनारे, और लगभग 5 से 6 साल के बच्चों के खोपड़ी में खोजा, और वहाँ पर इसको प्लायोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त इस जीवाश्म को ट्वांग बेबी कहा गया। तो ट्वांग बेबी किसे कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि 4 से 5 साल के बच्चे में खोजा, और कौन सी नदी के किनारे खोजा, ट्वांग नदी के किनारे खोजा, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इसका नाम ट्वांग बेबी रख दिया गया। इस जीवाश्म में उपस्थित लक्षणों के आधार पर डाल्ट ने इसे सर्वप्रथम आदि मानव की संख्या दी, यानी कि पहला आदि मानव जो हुआ वह कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि क्या नाम दिया इसे, प्राइमेटिव मैन नाम दिया गया, ट्वांग
बेबी को, ठीक है। और इसी के जो इसका भार था, इसका कद कितना था 120 सेंटीमीटर, इसका भार था 40 किलोग्राम और इसके दंत विकास वर्तमान मानव के समान परंतु आधुनिक कपियों से भिन्न थे। कपियों से तो भिन्न थे लेकिन हमारे जो प्रेजेंट हम लोग हैं इसके समान थे। और ये ट्वांग बेबी की स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल सिमिलर हमारी तरह ही था, हमारी जो खोपड़ी होती है वैसी था, इसका जीवाश्म मिला। ये सर्वाहारी भी थे, पेड़ पौधे जंतुओं को मांसपेशियां खाते थे। चेहरा इनका हमारी तरह छोटा था, सीधा था, खोपड़ी में बड़ी तथा गोल व महारंध्र के नीचे की ओर था। बिल्कुल हमारी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वो की वही थी। आधुनिक मानव से दांत और जो जबड़े थे हमारे आधुनिक मानव से कैसे माने गए हैं, इनको थोड़े बड़े माने गए हैं, थोड़े आकार में बड़े थे। चेहरा और थूथन युक्त था, थूथन बाहर थी कपी के जैसी और भौरों के उभार नेत्रों के ऊपर निकले हुए थे। ठोड़ी कैसी थी, नौ में अनुपस्थित थी। तो इस तरीके से ये जो थे आपके, ये जो थे कौन से आदि प्रथम कपी मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनकी समान इनकी जीवाश्म में मिले हैं जो हमारे इस तरीके से ये थे। इसके बाद हमने बात की आधुनिक मानव अनुपस्थित थे। मस्तिष्क के आयतन देखें इसका कितना था, इसके मस्तिष्क का आयतन, इसका देखिए बच्चों ये मस्तिष्क था, ठोड़ी अनुपस्थित थी। और आगे बढ़ते हैं, नेत्र ऊपर निकले हुए थे, ठोड़ी अनुपस्थित थी। में मस्तिष्क का आयतन कितना था, 400 सेंटीमीटर था। इनके जीवाश्मों के पास पत्थर व हड्डियों के ढेर मिले हैं, जो इसके ढेर मिले हैं वो पत्थर व हड्डियों के ढेर मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ये इनके औजार बनाते थे। ये किसका निर्माण करते थे बच्चों, औजार का निर्माण करते थे। यह औजार बनाने लगे और इनके कपी मस्तिष्क मानव भी कहा गया है। इन्हें कौन से मानव कहा गया है, कपी मस्तिष्क मानव के नाम से भी जाना गया है। और ये पद द्विपरचारी गमन प्रदर्शित करते थे, यानी कि यह 2 पैरों से चलते थे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आया आपके, आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस थे यह इसके बाद आने वाले जीवाश्म थे जो आपको प्राप्त हुए। यह जो जीवाश्म थे हल्के शरीर वाले थे। इनका शरीर कैसा था, हल्का था और सर्वाहारी थे। लेकिन इनके जो दांत थे वो कैसे थे, नुकीले थे। और ये मनुष्य की भांति भोजन को भी क्या करते थे, चबाकर लेते थे। और इनमें कुछ जीवाश्म प्लास्टोनियोसिन युग से भी प्राप्त हुए हैं। हमें कौन से युग से प्राप्त हुए हैं, प्लास्टोसिन युग से भी प्राप्त हुए हैं। इनके जो जीवाश्म हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्लास्टोसिन युग से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, प्लास्टोसिन युग से भी प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो जीवाश्म मिला वह हमें कौन सा मिला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टर। ये रोबस्टर इसके बाद खोजा गया जीवाश्म है। इनका शरीर कैसा था, भारी था, शाकाहारी थे। लेकिन इनके जो जबड़े थे वह दंत समूह काष्ठीय फलों और कठोर जड़ों से चबा सकता था। ये अर्धवृक्षवासी थे, ये वृक्ष में आधे थे। लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। इनकी विलुप्ति कब मानी गई है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो चुके हैं। और इनके पैरों के अंगूठे जो हाथों के भांति थे, इनके जो पैर थे वह भी हाथों के समान थे। उंगलियां भी कितने डिग्री पे थी, 90 डिग्री पर इनकी उंगलियां थी। और इस जीवाश्म की खोज किसने की, रॉबर्ट बूम नामक वैज्ञानिक ने 1936 में की। इसलिए इसे पैरांथ्रोपस रोबस्टस भी कहा गया। इसके बाद जो आया, इन्हें निम्न समूह में बांटा गया। पहला बांटा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये जैसे हमने देखा, एक सेकेंड। दूसरा था ये ओलियोपेथिकस रोबस्टर। और इसके बाद नंबर के हमारे थे, कौन थे, ओलियोपेथिक रोबस्टर। ये दो हमने देखे। इससे पहले वाला इसका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। और दूसरे नंबर का हमारे था, कौन सा था, ये हमारे दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टर। और तीसरे नंबर का हमारे जो आया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसियाई, ये तीसरे नंबर का हमारे था, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जीवाश्म भी किसने खोजे, लिकी ने खोजे। कब खोजे, 1950 में तंजानिया में मिले। तथा इनके जीवाश्म को जिंजेंथ्रोपस कहा गया। और इनकी कपाली गुहा का आयतन 615 सीसी था। और तथा ये अपूर्ण द्विपद गमन प्रदर्शित करते थे। ये मांसाहारी थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजार बनाते थे। इसके बाद जो आए, लूसी ने अमेरिका में मानव शास्त्री डोनाल्ड जॉनसन को एक इथियोपिक चट्टानों से 30 लाख वर्ष पुराना मादा का कंकाल मिला। किसका कंकाल मिला, मादा का कंकाल मिला। और ये जो मादा का कंकाल मिला ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समान था, तथा जिससे लूसी नाम दिया गया। तो जिसका नाम क्या दिया गया बच्चों, लूसी
लूसी नाम दिया गया। लूसी सबसे पहले अमेरिका में खोजा गया था। ये छोटा था लेकिन इनके परंतु दांत कैसे थे, बड़े थे, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफेरिसिंस भी नाम दिया गया। आगे चलते हैं। लूसी की खोज के उपरांत टिमोथी डी वाइट तथा वैज्ञानिक कोमायो किम्यू ने उत्तरी केन्या में तुर्कना झील के पास एक बच्चे की करोटी को निकाला और जो लगभग 1600 वर्ष पूर्व आदि मानव की थी। इन्होंने एक नवीन जाति की स्थापना की जो वैज्ञानिक वाइट को सम्मान देने के लिए इस जीवाश्म जाति को WT1500 नाम दिया गया। ये थ्योरिकल है, इसको ये नाम दिया गया। उसके बाद आता है हमारा चरण थर्ड। तीसरा चरण था जो प्रागैतिक काल मानव को खोजा गया। तीसरे चरण में क्या किया गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आधुनिक मानव विकास के क्रम में मानव की कई जातियां विकसित हुई तथा कुछ समय विद्यमान रहकर विलुप्त हो गई। कुछ जातियां आई और कुछ समय पश्चात वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और इन जातियों को प्रागैतिक मानव जातियां या मानव को प्रागैतिक मानव कहा जाने लगा। ये कौन से युग से सम्मिलित थी? यह आपके ये प्लिस्टोसीन युग से मध्यकाल के लगभग 10 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानव वंश से इसका विकास माना गया है। इन्हें आधुनिक मानव तथा कापी मानव के मध्य की वंश होमो में रखा गया। कापी मानव और आधुनिक मानव के बीच के वंश होमो में इसे रखा गया। इसकी कई जातियां हैं, जैसे होमो हेबिलस। एबिलस शब्द का अर्थ क्या होता है? हथियार। ये औजार बना के रहते थे, औजार बनाकर अपना यूज करते थे। और अपने जीवाश्म, इस जीवाश्म को किसने बताया? मैरी लीकी ने बताया। और इसके पूर्वी अफ्रीका में इसे ओल्डुवाई जॉर्ज ने प्लास्टोसिन चट्टानों से की थी और लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पुराने थे। और इसके इतने मीटर, इतने लंबे भार के थे, यह 50 किलोग्राम के। ये इसका डायग्राम है। जो ये कपी था, ये कपी था और ये हमारा मानव था। इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 700 घन सेंटीमीटर था तथा इनका दंत विकास मानव के भांति था। ये सर्वाहारी थे और ये भी गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन करते थे और ये हथियार बनाकर उनका उपयोग करते थे। उसके बाद आया होमो इरेक्टस। इनके जीवाश्म लगभग 5 से 15 लाख वर्ष पुराने थे। ये अल्जीरिया, चीन, अफ्रीका, जावा, पेकिंग में मिलते थे। सर्वप्रथम खोज के अनुसार अलग अलग नामों से वर्णित किया गया, लेकिन आधुनिक मानव से अधिक समानता के कारण इन्हें 1950 में मेयर ने इन्हें इलेक्टम होमो इरेक्टस में रखा गया। तो इसके बाद इसमें होमो इरेक्टस हुई। कपाली आयतन इनका भी लगभग 800 से 1010 सेंटीमीटर था। इसके जीवाश्मों को निम्न नामों से जाना जाता है जिससे जीवाश्म मिले। तो उसके बाद आया जावा मानव। जावा मानव का जो जीवाश्म मिला यह पूर्वी जारवा के त्रिनील स्थान पर सोलो नदी के पास 1991 में मिला। ये यूजिन डोबोइस ने खोजा। किसने खोजा? यूजिन डोबोइस ने खोजा। जीवाश्म मध्यम जावा का प्रारंभिक प्लास्टोसीन युग 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए। इन खोज से इन्हें खोपड़ी, जांघ की अस्थि, दांत मिले। ये सारी चीजें कहाँ मिली थी? इन्हें इन्हीं जीवाश्म से मिले थे। डुबोई जो थे इन्हें पिथेकैंथोपस इरेक्टस नाम दिया गया। डुबोई ने इसे क्या नाम दिया? पिथेकैंथोपस इरेक्टस नाम दिया गया और इसे होमो इरेक्टस कहा गया। पहले होमो इरेक्टस कहा गया, उसके बाद इसे होमो इरेक्टस कहा गया और इसे नाम किसने दिया? मेयर ने दिया। इसके बाद ये जो थे आधुनिक मानव से लगभग समान थे। जो जावा मानव थे ये आधुनिक मानव से लगभग समानता दर्शाते थे। क्यों? क्योंकि इनका माथा छोटा होता था, तिरछा होता था, चेहरे पर विकसित टोड़ी थी, मोटे उभार थे, लिप्स थे, कपाल भी था। ये गुफाओं में रहते थे और पत्थरों व हड्डियों से क्या करते थे? हथियार का यूज करते थे। ये सर्वाहारी थे और इनमें सबसे पहले अग्नि का उपयोग किया गया। इनमें सबसे पहले किसका उपयोग किया गया? अग्नि का उपयोग किया गया और ये विकास करते थे। आगे जब हम बढ़े उसके बाद आया पेकिंग मानव। पेकिंग मानव की खोज किसने की? WC पाई ने की। किसने की? WC पाई ने की पेकिंग मानव की। कब की? 1924 में। चीन के पेकिंग ने की थी। साइनेथ्रोपस नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? साइनेथ्रोपस नाम दिया गया। ये WC पाई ने की थी और डेविडसन ब्लेक ने इन्हें साइनेथ्रोपस पेकेनिकस नाम दिया गया, जिसे मैंने बदल कर क्या नाम दे दिया? होमो इरेक्टर पेकेनिकेसस नाम रख दिया गया। पहले इरेक्टर था, फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? होमो इरेक्टर पेकिनेसिस कर दिया गया और ये लगभग 4-6 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 850 से 1300 घन सेंटीमीटर पाया जाता था। ये जावा मानव के
जावा मानव के कद कुछ छोटा था लेकिन हल्का भार था और बुद्धिमान थे। ये कैसे थे? थोड़े पेकिंग मानव बुद्धिमान थे और ये धीरे धीरे हथियारों का विकास करने लगे, हथियारों का यूज़ करने लगे और इनके उपयोग अग्नि से ये उपयोग करने लगे और धीरे धीरे अंधेरी गुफाओं में समूह बनाकर इन्होंने समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद टर्निफायर और अटलांटिक मानव आए। कौन से मानव आए? टर्निफायर और अटलांटिक मानव आए। इन मानव की बात करें तो यह अफ्रीका के प्रागैतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति का प्रमाण 6 लाख वर्ष पूर्व टर्निफायर शिलाओं से मिला। क्योंकि इनका नाम टर्निफायर इसलिए लिखा क्योंकि यह शिलाओं में 1954 और 55 में मिले 3 खोपड़ियों के जीवाश्म से प्राप्त हुए। इन मानव जाति के जीवाश्म को होमो इरेक्टस उपजाति मानकर इन्हें होमो इरेक्टस मोरिटेनिकस नाम दिया गया। इनका नाम क्या रख दिया गया? होमो इरेक्टस। इरेक्टस इरेक्टस से करके होमो इरेक्टस मोरिटेनिस नाम रख दिया गया। इनके बाद कौन से मानव आए? इनके बाद हिडलबर्ग मानव आए। जो हिडलबर्ग मानव था इनके जीवाश्म भी जबड़े के रूप में 1908 में एक मजदूर के हिडलबर्ग के निकट मिला। एक मजदूर जो था उसमें इसको खोजा गया और इसे भी कौन से युग से माना गया? प्लास्टोसिन युग से माना गया है। इनके भी मानव के समान दांत थे और इनमें भी टोड़ी का क्या था? अभाव था। इन्हें निएंडरथल मानव कहा गया। इन्हें कौन से मानव कहा गया? निएंडरथल मानव भी कहा गया। नेक्स्ट आता है चौथा चरण जो कि कौन सा था? आधुनिक मानव का था जो संख्या 4 थी। इनको प्लास्टोसिन युग के अंत में प्रारंभिक, पहले इसे क्या कहा गया? होमो सैपियंस कहा गया। पहले होमो इरेक्टस का स्थान ले लिया बीच में ले लिया था इन्होंने स्थान होमो इरेक्टस का, लेकिन अधिक बुद्धिमत्ता तथा विकसित हुई संस्कृति का विकास हुआ तो मानव के विकास के लेकर 2 प्रमुख मान्यता बन गई। एक के अनुसार पृथ्वी विभिन्न भागों में पाई जाती है जिनमें होमो इरेक्टस की जातियों को आधुनिक मानव और होमो सैपियंस की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस का विकास हुआ पहली प्रजाति के अकॉर्डिंग। और दूसरी जो थी वह क्रिस स्टीजर के अनुसार थी जो सर्वप्रथम होमो इरेक्टस से आधुनिक मानव और होमो सैपियंस का विकास हुआ जो बाद में विश्व भर में फैल गए और आधुनिक मानव की उपजातियां बन गई। कौन कौन सी उपजातियां थी? 4। एक तो निएंडरथल मानव बने जो कि कब बने थे? ये निएंडरथल घाटी में बने थे, लगभग 1856 में बने। यह प्यूहल रॉट ने निएंडरथल मानव के जीवाश्म अंतिम प्लास्टोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त किए। सबसे पुराना जीवाश्म है। अगर निएंडरथल मानव पूछा जाए तो यह सबसे पुराना आपके क्या है? जीवाश्म है। इसका विकास लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हुआ था और लगभग 3,000 वर्ष पहले यह विलुप्त भी हो गए हैं। उसके बाद आदि निएंडरथल 1.5 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। आदि निएंडरथल का मस्तिष्क खोल और उभरा चेहरा सीधा, भौरे उभार हुए और सामान्य छोटी निकली हुई ठोड़ी, निचला जबड़ा था और इसके नाप के जो मोलर दांत थे वह कपाले गुहा का आयतन कितना था? 1400 से 1450 था। इस तरीके से इसका आयतन का विकास हुआ। ये लगभग निएंडरथल जो थे 70 से 1000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। कितना माना गया है? 70 से 1000 वर्ष पूर्व माना गया था। ये सर्वाहारी भी थे और ये नरभक्षी भी थे। ये खाने को पकाकर खाते थे, गर्म करते थे और रीति रिवाजों के अनुसार वस्तु अपने जो मृत व्यक्ति थे उनको दफनाकर कार्य भी करते थे। इसलिए इसी प्रजाति से आत्मा की अमरता सिद्धांत ने जन्म लिया और वास्तव में संस्कृति की उत्पत्ति और हथियार भी बनाना यही लोग जानते थे जो उत्कृष्ट निएंडरथल थे। ये मानव चतुर भी थे और बुद्धिमान भी थे। कैसे थे? चतुर और बुद्धिमान थे। इनमें मस्तिष्क में विकसित हुई, इनमें बोलने की क्षमता का विकास हुआ, इनमें श्रम विभाजन हुआ और धीरे धीरे यह हमारी तरफ आधुनिक मानव की ओर बढ़ने लगे। ये एशिया और यूरोप में दूर दूर तक जाकर फैलने लगे। उसके बाद आया क्रो मैग्नोन माओ। ये निएंडरथल के बाद आया कौन से मानव? क्रो मैग्नोन मानव। इनकी उत्पत्ति भी लगभग कब मानी गई है? 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। कौन से युग से? होलोसिन युग से मानी गई है। ये पत्थरों से मैक ग्रिगार्ड ने इन्हें 1968 में प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम ही क्रो मैग्नोन पड़ा। यह इटली, जनवरी, अफ्रीका कई जगह पाए जाते थे। ये निएंडरथल और क्रो मैग्नो मानव पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आए और साथ साथ इन्होंने अपना जीवन भी व्यापन किया। ये एक साथ रहने भी आए। इनकी कपाल गुहा भी काफ़ी बड़ी थी। ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। ये बुद्धिमान ज़्यादा था लेकिन इसका चेहरा चौड़ा, ललाट गोला और उन्नत ठोड़ी और पतली एवं उभरी नाक युक्त थी। यह भी आधुनिक मानव के पूर्वज कृषि, पशुपालन और कुत्ते के अतिरिक्त सभी का यह पशुपालन करते थे। इनका शरीर घटा हुआ था,
जबड़ा अपेक्षाकृत छोटा था, ये सर्वाहारी थे, सामूहिक शिकार करते थे, कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों का उपयोग करते थे, आभूषण भी बनाते थे और समुद्र में भी रहते थे। तो इस तरीके से निएंडरथल और क्रो-मैग्नोन दोनों ही आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज माने गए। तो निएंडरथल और क्रो-मैग्नोन दोनों आदि मानव के पूर्वज माने गए, जो कि पत्थर युग अर्थात पेलियोलिथिक में रहते थे। कौन से रहते थे? पेलियोलिथिक में रहते थे। अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे कौन से आ गए? आधुनिक मानव आ गए। ये तो उससे पहले वाले मानव थे, अब हमारे कौन से मानव आ गए? आधुनिक मानव। इनकी वर्ष लगभग हम कब मानते हैं? 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नोन मानव से हुआ। इस आधुनिक मानव जाति का विकास एशिया के कैस्पियन सागर, कहां से माना गया? ये कैस्पियन सागर से माना गया है। इनमें कपाल का आयतन लगभग इतना होता था 1300-1600, और ये सेरिब्रम जो था मस्तिष्क प्रमस्तिष्क का भाग वो विकसित था, और मानव का उद्द विकास सांस्कृतिक के विकास में प्रभुत्व हो गया, यानी कि जीवित जो आदि मानव थे वो विकसित हो गए। इसकी सांस्कृतिक विकास काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल, जो पहले काल थे, जो ये क्या करते थे? शिकारी के रूप में जाना जाता था। इनका कला से संबंधित ज्ञान भी था। यह मानव प्रजाति पत्थर और अस्थियों का शिकार करते थे। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, यह बुद्धि का उपयोग करते थे, पशु को पालते थे, और इनमें भी पढ़ने की क्षमता का विकास हुआ। और जो लेटेस्ट आया वह आया नव पाषाण काल, यानी कि जलवायु गर्म होने के साथ साथ मानव कृषि सभ्यता अर्थात ग्रस्त सामाजिक जीवन, वस्त्रों, बर्तनों, उपयोगी ज्ञान अपनाकर आधुनिक और वर्तमान रूप धारण कर लिया। कृषि और प्रारंभ सभ्यता अफ्रीका में नील नदी के निकट सिंधु घाटी के में हुआ। यह पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास हुआ, ग्रस्त जीवन जीने लगे और प्रजाति की प्रस्तुत की। तो इस तरीके से यह नव पाषाण काल। आधुनिक मानव की प्रजातियां, अब आधुनिक मानव की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? जो हमारे आने वाला आधुनिक मानव है उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं? उसको नाम भी क्या दिया गया था? होमो सैपियंस सैपियंस। क्या नाम दिया गया उसको? होमो सैपियंस सैपियंस। उसको 4 समूह निर्धारित किए गए। पहले था ऑस्ट्रेलोइडस, उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोइडस, जो भारत की भील, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की बुशमैन और श्रीलंका की बेंदा की प्रजातियां पाई जाती थी। जो हमारे भारत की भील प्रजाति, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की बुशमैन प्रजाति और श्रीलंका की बेदा प्रजातियों में ये क्या थे? सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं तो निग्रोइड्स आए। इसके बाद कौन सा है? किसके बाद आए? ये ऑस्ट्रेलोइड्स के बाद कौन आए? निग्रोइड्स। निग्रोइड्स के बाद कौन आए? ये आए आपके कोकेसोइड्स। निग्रोइड्स जो थे ये दक्षिण दिशा में प्रवास पर गए। किधर की ओर गए? ये दक्षिण दिशा में। और ये किधर की ओर गए? पश्चिम दिशा की ओर गए। उनका जो हिंदू महासागर के दोनों तरफ फैल गए और ये भूमध्य महासागर के किनारे पर फैल गए। ये दोनों अंतर चलते हैं। निग्रोइड्स से थे ये दक्षिण दिशा में गए, कोकेसोइड्स कहाँ गए? पश्चिम दिशा में गए। ये हिंदू महासागर के चारों ओर फैल गए और ये भूमध्य सागर के चारों ओर फैल गए। और भारतवासी आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस और भारतवासी। इसमें निकोबार, फिलीपाइंस और पैसिफिक द्वीप समूह आते हैं। और चौथा जो नंबर का जो था आपके हुए वह थे मंगोलोइड्स थे। जो मंगोलिज्म निर्मित हुए वो मंगोलोइड्स थे। ये शीत प्रदेशों में चले गए और इससे उत्तर पूर्वी दिशाओं में चीन, जापान, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत में निवास करने लगे। और इसको अमेरिका के रेड इंडियन में सम्मिलित किया गया। कहाँ सम्मिलित किया गया इसको? रेड मिली। अब भविष्य मानव कौन सा होगा? होमो फ्यूचेरियस कौन सा होगा? जो भविष्य में पाया जाने वाला मानव है उसके बारे में हम लोग बात करें तो क्रो-मैग्नोन की उत्पत्ति के पश्चात लगभग 30 से 35,000 वर्षों तक मानव जाति की रचना में विशेष परिवर्तनों को केवल सांस्कृतिक विकास ही सांस्कृतिक प्रतिकृत स्वरूप वातावरणीय दशाओं में परिवर्तित हुआ, जबकि जैविक विकास के वातावरण से आनुवंशिक परिवर्तनों का विकास प्रमुखता है। इसी परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन, पुनर्विकास, प्राकृतिक चयन द्वारा संचालन है। प्राकृतिक विकास में मानव में वैचारिक क्षमता, दार्शनिक दूरदर्शिता, संबंधता और अभिव्यक्ति का विकास, लिपि एवं आविष्कार, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण संभव है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है और इसका विकास क्या हुआ है? संभव हुआ है। अमेरिका का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसका नाम था शेपिरो, जिसने भविष्य के मानव को होमो फ्यूचेरियस नाम दिया। क्या नाम दिया? होमो फ्यूचेरियस नाम दिया और विभिन्न लक्षणों के विकासीय परिवर्तनों का सुझाव दिया। किसने दिया? ये शेपिरो ने दिया। ये लक्षण थे क्या क्या थे? कद लंबा होगा, अत्यधिक मस्तिष्क होगा वो विकसित होगा, खोपड़ी गुंबदनुमा होगी, आकार अत्यधिक बड़ा होगा, हाथ पैर में 5वीं उंगली का अभाव होगा, 5वीं उंगली आधुनिक मानव में नहीं होगी, जीवन काल बढ़ेगा और पोषण और उपचार में अत्यधिक विकास होगा। और गुणसूत्रों में क्या क्या कम समानता होती है मानव और इसके गुणसूत्रों में? तो ये किसने बताया था? आपके ब्लियोलर और डेविड कोहन नामक वैज्ञानिक ने किसके गुणसूत्रों में समानता बताई? मानव और कपी के गुणसूत्रों में समानता बताई है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने बताया
है कि जो मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए है केवल 2.5 का ही अंतर पाया गया था। कितना अंतर पाया गया? 24 पॉइंट का ही अंतर पाया गया था, जबकि गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जुड़ो इसमें थी और 48 गुणसूत्र कितने थे? कपी में थे। मानव में कितने थे? 46 और कपी में कितने थे? 48 गुणसूत्र थे।